स्टार्ट करें। यस सर। सबसे पहले तो आपको क्या है, जो ये सिलेबस है ये पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है। इंडियन इको का पूरा क्या लिखा हुआ है, आर्थिक अवधारणाएं और एक मिनट, सिलेबस क्या लिखा हुआ है, आर्थिक अवधारणाएं एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, सबसे पहले इसके सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है कि इन्होंने क्या क्या पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हो कि इन सारे पॉइंट को आप सेग्रीगेट कर लो, अलग अलग कर लो। जैसे बजट निर्माण लिखा हुआ है उसको अलग कर लिया, बैंकिंग को अलग कर लिया, लोक वित्त को अलग कर लिया, मतलब इनको अलग अलग भागों में डिवाइड करके ऐसे पॉइंट वाइज लिख दिए सारे पॉइंट। कितने सारे पॉइंट निकल करके आएंगे, जैसे बजट निर्माण 1, बैंकिंग 2, लोक वित्त 3, वस्तु एवं सेवा कर 4, राष्ट्रीय आय 5, समृद्धि एवं विकास का आधारभूत ज्ञान 6, लेखांकन ये एक साथ आ जाएगा पूरा, स्टॉक एक्सचेंज अलग आएगा, शेयर मार्केट बाजार अलग आ जाएगा, राजकोषीय अलग, मौद्रिक नीतियां अलग, सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली, ई कॉमर्स, मुद्रास्फीति, अवधारणा, प्रभाव एवं नियंत्रण तंत्र, आर्थिक विकास एवं आयोजन में जैसे कृषि, उद्योग, सेवा एवं व्यापार क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति, मुद्दे व पहल, प्रमुख आर्थिक समस्याएं, सरकार की पहल, आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण, मानव संसाधन विकास में क्या जाएगा, 2 सूचकांक आ जाएंगे, गरीबी और बेरोजगारी। ठीक, इसको छोड़ो आप। ऐसे करके आप इनको पहले तो क्या करना है, एक पेज में सेग्रीगेट करके इनके अलग पॉइंट ऐसे आपको लिखने हैं। जितनी मैं बातें बोलते जाऊं इनको, आप में से जितने भी हो सब इनको नोट करना है बातों को, मतलब साथ साथ में पेन कॉपी लेके। ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको बस सीधे पॉइंट लिखूंगा डायरेक्ट कि भाई ये पॉइंट लिखो, है ना, इस टाइप से टॉपिक वाइज। ठीक है ना, तो सबसे पहला काम क्या करोगे कि इनको सेग्रीगेट करना है अलग अलग। अब देखो कुछ ऐसे बिंदु हैं जहां पर कभी भी आरपीएससी क्वेश्चन पूछती भी नहीं है। इसका कैसे पता लगेगा आप उनको, कि जो पिछली बार 2 पेपर हो गए 21 में 23 में, उन पेपरों को जब हम देखेंगे तो उससे ये सीधा सीधा पता लग रहा है कि कुछ पॉइंट तो देखो रहेंगे। क्वेश्चन उनको बनाने 8। ठीक, अब पॉइंट कितने लिखे हुए हैं, बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, संख्या जब इनकी देखोगे तो बहुत ज्यादा जाएगी। तो 8 क्वेश्चन बनना, इसका मतलब जो सिलेबस में लिखा हुआ है क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं आएगा। ठीक, अब जैसे मान लो यहाँ इन्होंने लिख दिया ना वस्तुएं सेवा कर, तो वो वस्तुएं सेवा कर ही पूछेगा। आप फिर ज्यादा वो नहीं करना कि आप मतलब डायरेक्ट टेक्स्ट पढ़ने लग जाओ, कैसे सुधार हुआ, वो हुआ, वो कमेटियां आई, कुछ नहीं। जो लिखा है डायरेक्ट वस्तुएं सेवा कर, तो भाई वही पूछेंगे आपसे। उसमें भी वो पूछेंगे जो ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि इन्होंने जब कोई पॉइंट कम लिखे हुए होते हैं ना तब वो डीप जाता है, यहाँ पर सरफेस क्वेश्चन उठाएगा। ठीक है, जैसा पिछला रिकॉर्ड कह रहा है, चाहे मेंस का हो चाहे प्री का हो, वो आपको अभी आइडिया लग जाएगा पूरा जब अपन ओरिजिनल चीज देखेंगे। ठीक है, जैसे देखो, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इसको नीचे से। कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान, इसका मतलब ये है कि मैं योजना पूछना चाह रहा हूँ, मैं मतलब आरपीएससी कि भाई ये इसमें आपको योजना पूछेगा, कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान, तो इसको कोई अलग से करने की जरूरत नहीं, इसको काट दो इससे। देखो कुछ पॉइंट काटने के होते हैं डायरेक्ट, तो ये वाला पॉइंट कट गया। ठीक, उसके बाद में 2 सूचकांक है, इनको अलग कर दो, एक पॉइंट तो ये हो गए। ठीक, उसके बाद में है गरीबी और बेरोजगारी, ये 2 पॉइंट है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि इनके निदान कारण ये प्रकार, ये आपको लगभग पता है, खुद को पता है। इसमें देखो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको ऑटो अंडरस्टूड है, आपने इतनी तैयारी कर ली, आपको पता है कि भाई हर चीज नहीं पढ़ी जाती है कि पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने लग जाओ आप चीजों को, है ना। इसमें मेन चीज ये है, वर्तमान फ्लेक्सिब योजना, मतलब कुल मिला के वापस योजना की बात कर रहा है वो। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये पॉइंट नंबर हो गया 2, कि गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित योजना। समझ में आ गया, आवाज आ रही है ना, स्क्रीन शो हो रही है। ठीक है, उसके बाद देखो, आवाज आ रही है एक बार, हाँ आ रही है सर। ठीक ठीक ठीक। अब देखो उसके बाद में ये जो पॉइंट लिखे हैं ना इन्होंने, इनका मतलब आप ये मत पढ़ने लग जाना कि भाई सेवा में ये हुआ, व्यापार में ये चीज आती है। ये बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र कृषि, उद्योग, सेवा एवं व्यापार क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति पूछ रहा है आपसे। ये पहले वाली स्थिति नहीं पूछ रहा कि पहले क्या हुआ, कृषि कब आई, कौन क्या बना,
ये चीजें नहीं देखनी है, इसमें क्लियर कट मना है, इन्होंने मना किया एक तरह इसमें से। पिछला रिकॉर्ड भी ये कह रहा है और आपको भी मना ही समझना है, मेंस में भी प्री में भी। ठीक, कृषि उद्योग सेवा एवं व्यापार क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति, ठीक है, करंट पोजीशन। करंट पोजीशन अब कहां से देखनी है, उसके लिए इन्होंने पिछला जो रिकॉर्ड रहा है उसके हिसाब से ये रहा है कि भारत की जो आर्थिक समीक्षा है 2324 जो लेटेस्ट वाली होती है, वहां से वो डायरेक्ट उठाता है लाइन टू लाइन। इसका मतलब सोर्स अपन को वही रखना पड़ेगा, सीधी सी बात है। वर्तमान स्थिति मुद्दे पहल, मतलब योजना पूछना चाह रहा है कि इनसे संबंधित आपने क्या क्या काम किया है सरकार ने। तो अगेन ये वापस चीज योजना पर ही टिक गई है, ठीक है ना। तो इसको से आप, इन्होंने वैसे क्लियर कर दिया कि भाई हम कृषि से संबंधित, उद्योग से संबंधित, सेवा से संबंधित, व्यापार, जब भी ये चारों वर्ड है तो आपको थोड़ा सचेत होना है कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन बना सकता है। क्योंकि जब भी एग्जाम सेटर पेपर सेट करेगा तो वो सामने इन चारों चीजें उनके दिमाग में रहेगी, भाई मुझे ये पेपर बनाना है। तो वो आर्थिक समीक्षा में जैसे ही चारों पॉइंट आएंगे तो उसका दिमाग सचेत होगा कि मुझे अब क्वेश्चन मिल गया यहाँ से। ठीक, उसी माइंड सेट के साथ में अपन इको सर्वे को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा है प्रमुख आर्थिक समस्याएं। समस्या, सरकार की पहल, आर्थिक सुधार उदारीकरण। अब आर्थिक सुधार उदारीकरण का मतलब ये नहीं है कि आप एलपीजी रिफॉर्म्स पढ़ने लग जाओ, 1991 का ये हुआ, उस टाइम ये हुआ, कुछ नहीं पढ़ना वो चीज। ये कह रहा है कि वर्तमान में क्या चीज हुई है, वर्तमान में क्या इकोनॉमी अब सुधार करें, सरकार की क्या पहल है, सरकार की कौन सी योजनाएं हैं जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे से हो, उस टाइप की बात कर रहा है। कहने का मतलब मोटा मोटी ये समझ में आया इन सबको देखने के बाद में कि वो योजना पूछना चाह रहा है या कोई ऐसी पहल या कोई ऐसा इंडेक्स या कोई ऐसी उदारीकरण इकोनॉमी की जिससे मतलब इकोनॉमी बूस्ट हो एक तरह से। कुल मिलाकर के एक तो ये सूचकांक हो गया, दोनों सूचकांक में से एक क्वेश्चन जिसका डेटा मैंने अपलोड कर दिया, उसको बताने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक, गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित योजना, और ये वाला तीसरा पॉइंट कि इनसे संबंधित जितनी भी योजना या कोई पहल या कोई मुद्दा आता है तो अपन को देखना है। ठीक, ये होगी तीन बात, यहाँ तीन ही बात निकालनी है। उसके बाद आओ ऊपर वाले पॉइंट में। अब देखो, मुद्रास्फीति अवधारणा प्रभावी नियंत्रण तंत्र। अवधारणा में देखो क्या होता है, मुद्रास्फीति में वो मोटा मोटी तीन ही चीज पूछता है, वैसे पूछ लेता है। मतलब देखो, मैं आपको यहाँ एकदम बिल्कुल क्लियर कर दूं, क्योंकि क्वेश्चन उसको आठ ही बनाने हैं। अब कई बार कोई अपन उस एक स्मार्ट तरीके से इस चीज को पढ़ेंगे, क्योंकि अगर पूरा पढ़ने लग जाएंगे लाइन टू लाइन, देखो उसको पढ़ोगे तो भी इसमें कम से कम 1 घंटा केवल मुद्रास्फीति में लग जाएगा, ऐसे समझ लो आप। तो अपन वो पॉइंट देखेंगे जो डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। मैं मतलब केवल आपको वही पॉइंट बताऊंगा, बाकी ऐसा नहीं बताएंगे भाई ये चीज करो वो करो, है ना। तो इसमें क्या है ना, यहाँ पर इको सर्वे में क्या चीज लिखी हुई है उन्होंने उसी पर ही फोकस किया जाता था जो क्वेश्चन बनाए ना उन्होंने। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डेफिनेशन पे आ जाते हैं, जैसे मान लो कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, ऐसे कुछ है ना। तो ये उस चीज की बात करें, ये पूरा पॉइंट है अपने आप में, मतलब यहाँ से वो क्वेश्चन बना सकता है। ठीक, तो ये 4 नंबर पॉइंट है। अब देखो, ई कॉमर्स से कभी कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, और बनेगा तो इतना आसान बनेगा कि आप आराम से एंटर कर लोगे। जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, आपको भी दिखाऊंगा, सेम वैसा आएगा। तो इसको एक तरह से आप पॉइंट पे मत मानो, एक तरह, है ना। एक बिंदु आएगा इको सर्वे में, एक बिंदु आएगा वहां पर मैं आपको सचेत कर दूंगा कि ई कॉमर्स के आगे लिख लो ये पॉइंट, बस वो उतना ही करना है, बाकी आपका टॉपिक तैयार है ये। ठीक, अगला पॉइंट है सब्सिडी और लोक वितरण प्रणाली। अब देखो यहाँ पर जो सब्सिडी वाला पॉइंट है ना, यहाँ पर मुश्किल से कोई 3 या 4 फैक्ट है जो मेरे को पूरा पढ़ने के बाद में रियलाइज हुआ कि ये क्वेश्चन पूछेगा, वो पूछेगा तो, वरना ये मतलब खाली जाएगा ये सेक्टर, ठीक है ना। सब्सिडी और लोक वितरण प्रणाली दोनों, ये मतलब इसको आप 5 मान लो दोनों को एक तरह से, 5 मिनट। अब आओ आप ये राजकोषीय मौद्रिक नीति, यहाँ से कंफर्म क्वेश्चन बनना है, मतलब इसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पर स्कोप, खूब स्कोप है यहाँ पे। इसमें एक ही स्कोप है बार बार, जो मतलब मेरे को तो एक ही लगता है कि वो मौद्रिक समिति के बारे में पूछ लेता है, या वो 4+-2 वाला कॉन्सेप्ट कि इतना वो रहेगा। मैं आपको आगे बताऊंगा वो कि भाई क्या चीज है वो 2 क्वेश्चन ही बनते हैं वापस, मुझे लग रहा है वो उसी के इर्द गिर्द कोई घूमेगा घूमेगा। तो बाकी अगर कोई डीप क्वेश्चन जाता है तो वो वैसे बनाएगा, कॉन्सेप्चुअल बनाएगा क्वेश्चन। इसमें इसमें कोई क्वेश्चन आएगा तो वो नहीं जाने देंगे, ये कंफर्म है। राजकोष का कोई क्वेश्चन आएगा ना, उसको अपन हैंडल कर लेंगे, ठीक है। इसमें मतलब वो अच्छा बना सकता है क्वेश्चन। बाकी देखो, स्टॉक एक्सचेंज और शेयर बाजार, इसमें उन डेटा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो करंट में न्यूज में रहते हो, जो करंट में क्या है उस पर फोकस अपन ज्यादा करेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये वाला पॉइंट आपसे काट दो, समृद्धि विकास का आधारभूत ज्ञान, मतलब ये कोई वैसे है नहीं लॉजिक इसमें पूछने। राष्ट्रीय आय वाला ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अलग से। उसके बाद जीएसटी है, जीएसटी में
पूछने जो लायक था ना वो मैंने अपलोड कर दिया। संभावित क्वेश्चन में अभी मैंने लिखा था कि जीएसटी है, जीएसटी 101वां संविधान 1 जुलाई 2017 है ना, अभी मीटिंग कौन सी हुई, कितनी स्लेब है, मतलब है ना, जीएसटी परिषद क्या है उसका उल्लेख कहाँ है, वो जितना मैंने फैक्ट किया वो उतनी औकात है कि वो मतलब वहां तक ही क्वेश्चन पूछेगा आपको जीएसटी में, ठीक है ना, उससे ज्यादा मतलब बनता नहीं है क्वेश्चन। आपको अजीबो गरीब क्वेश्चन आ जाए वो अलग मैटर है, लेकिन मोटा मोटी जो एक एवरेज स्टूडेंट का जो क्वेश्चन होता है ना वहां तक वो सही चला जाएगा। ठीक, अब ये 2 पॉइंट बचते हैं, बजट निर्माण, बैंकिंग, लोक वित्त, ये वाला। इसमें क्या है ना, देखो बजट निर्माण में इस टाइप के क्वेश्चन कम पूछता है कि है ना उन्होंने कि पहले बजट किसने पेश किया, कितनी बार किया, ये क्वेश्चन वो नहीं पूछता है। क्वेश्चन वो पूछता है कि सरकार बनने के बाद में इकोनॉमिक सर्वे में बजट में क्या क्या सुधार हुए, जैसे योजना गैर योजना को समाप्त कर दिया, रेलवे बजट को मर्ज कर दिया, वो क्वेश्चन उन्होंने डायरेक्ट वहां से उठाया था इको सर्वे से। ठीक, तो इस टाइप की चीज इसमें देखेंगे। बैंकिंग में वो चीज जो आरबीआई ने कोई नया सुधार किया है या कोई बहुत मतलब चर्चित कोई चीज है वो पूछता है यहाँ पर। ठीक, कुल मिलाकर के इसको एक अलग पोर्शन में रखना, मतलब यहाँ पर कोई योजनाएं तैयार करनी है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज आधा पोर्शन ये ले जाएगा। कैसे ले जाएगा, अब इसको आप यहाँ देखो, 23 में और 21 में पेपर बना, उसमें 8-8 क्वेश्चन इन्होंने बनाए। अब आप सोचना कि आप 21 का पेपर देने गए थे, उससे पहले आपने क्या सोचा था कि देखो मतलब आप देखना इसमें एक भी बैंक का क्वेश्चन नहीं है, एक भी शेयर मार्केट का क्वेश्चन नहीं है, एक भी लोक वित्त का क्वेश्चन नहीं है, एक भी जीएसटी का क्वेश्चन नहीं है, मतलब बहुत सारे पॉइंट खाली जाएंगे। गरीबी का क्वेश्चन नहीं है, बेरोजगारी का नहीं है। समझ रहे हो बात को, आप देखो इसमें पढ़ो एक बार, आप खुद को आपको एनालिसिस हो जाएगा। हैप्पीनेस इंडेक्स पूछ लिया इन्होंने, इंडेक्स इधर भी पूछा। ठीक, इसका मतलब इंडेक्स पे मान लेते हैं क्वेश्चन कि आ सकता है। राष्ट्रीय, ये जो है ना राष्ट्रीय आय वाला, जीडीपी क्या, जीएनपी क्या, इस पे वो क्वेश्चन पूछता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, इस साल इधर भी पूछा था। ठीक है ना, उसके बाद में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया, ये क्वेश्चन देखो बजट निर्माण से पूछा है। और ये क्यों पूछा, उस टाइम के इको सर्वे में लिखा हुआ है कि बजट सुधार में 4-5 चीज ही हुई थी, तो उन्होंने एक उठा लिया, ये डायरेक्ट लाइन वहां लिखी हुई थी, ये लॉजिक था इसका पूछने का। राष्ट्रीय आय लेखांकन के आधार वर्ष का, ये वही वापस डायरेक्ट लिखा हुआ राष्ट्रीय आय, तो वहां से पूछ लिया। ये सारे फैक्ट जो थे ना, ये वाले चारों फैक्ट, 1 2 3 4, 8 में से 4 क्वेश्चन तो कौन ले गया, ये नीचे वाला पोर्शन ले गया, ये ले गया। यहां पर अपना पहला टारगेट रहेगा, याद रखना। यहां से कोई क्वेश्चन आएगा ना, वो अपना ज्यादा प्रबल संभावना होगी कि जो आप जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनका क्वेश्चन यहाँ वाला क्वेश्चन नहीं जाने देंगे, ये कंफर्म है। उसके बाद में ई कॉमर्स का क्वेश्चन नहीं जाने देंगे, सब्सिडी का नहीं जाने देंगे, राजकोष का नहीं जाने देंगे। एक दो क्वेश्चन देखो, इसका जीएसटी का नहीं जाने देंगे, राष्ट्रीय आय का नहीं जाने देंगे। क्वेश्चन जाएगा कहाँ पर, या तो वो मुद्रास्फीति का कुछ ऐसा पूछ लिया ना आपको, सीआरआर, एसएलआर, ये भी मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन उसमें आपकी थोड़ी सी मतलब आपको उसमें पेशेंस रखना पड़ेगा, सहूलियत रखनी पड़ेगी, तब वो चीज समझ में आ जाएगी, है ना। बाकी इन्होंने जैसे ये क्वेश्चन पूछा डायरेक्ट इको सर्वे से उठाया था पिछली बार, ये क्वेश्चन इको सर्वे से उठाया था पिछली बार। ये हेडलाइन कोर इनप्लेस, ये पहले से ही मेरे को प्रिडिक्ट था कि वो यही है पूछेगा वो, तो इन्होंने पूछा है, जो मैंने आज भी अपलोड किया था। ठीक है ना, अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि कौन सी वस्तु लोक वस्तु नहीं है, तो ये बिल्कुल आपका कॉमन सेंस लगेगा अगर आप सही कर दोगे, इसका आंसर था इसका। अब इसको पढ़ने के बाद में आप एक बार से बिल्कुल तो एकदम रिलैक्स हो जाओ कि जितनी भी टेस्ट सीरीजों में आप पेपर देके आए ना, वहां पर ये बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए डायरेक्ट। ये तो बात मानते हो ना आप कि टेस्ट सीरीज जो में क्वेश्चन आते हैं ना, उनके अलावा ही क्वेश्चन पूछता है वो हर बार, मतलब आधे क्वेश्चन, एक तरह से ऐसे मान लो आप, है ना। ये तो आपको मिल जाएंगे, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं मिलते हैं, है ना, जैसे ये वाला आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो वो इतनी इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि 200-250 पेज दे देंगे, उसका कोई औचित्य नहीं है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो 0 है। ठीक, एक तो आप रिलैक्स हो जाओ कि जो मैं बता रहा हूँ चीज उस पर आपको विश्वास करना है, वो फैक्ट आपको लिखने हैं। ठीक, आएगा तो ठीक, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 8 में से 4 या 5 क्वेश्चन आपके पक्का सही होंगे इस नॉलेज से। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। पीवाई के ऊपर ने देख लिया 8-8, सिलेबस को समझ लिया, सेम सिस्टम मेंस में भी काम करेगा ये। अब देखो मैं आर्थिक समीक्षा में मैंने हाईलाइट किए पॉइंट, आपको वो पॉइंट आपके रजिस्टर में लिखना है ताकि आपको हाथों हाथ वो चीज याद हो जाए। समझ में आ गई बात। आप में से एक बंदा कोई अच्छी रहे हैंड राइटिंग में लिखना, बाकी जैसा आप लिखो लिख लेना, कोई भी जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी हो वो मेरे को भेज देना बाद में जैसे ही पूरा हो। ठीक, स्टार्ट करें।
ये दो पार्ट करेंगे इसमें। देखो एक कल भी लेना पड़ेगा अपन को, क्योंकि है ना अपन एक बार जल्दबाजी करेंगे तो वो चीज वैसे हो जाएगी कि अ, सही तैयार नहीं होगा, है ना। तो जो कोर पोर्शन है ना, जैसे अ, राजकोषीय घाटा क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होती है, ये इन सब की चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। बाकी जो करंट से जो नीचे वाला मैटर बताया ना मैंने सारा, इसमें ये सारा अपन इसमें कवर हो जाएगा पूरा, या इनके भी वो पॉइंट जो इको सर्वे में है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ मैंने देखो हाईलाइट किया है, हाईलाइट किया इसका मतलब क्या है कि भाई ये पॉइंट मेरे को इंपॉर्टेंट लगे। ठीक, अब मैं जहां पर ये बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको आप नोट करो शॉर्ट में। ठीक, समझ में आ गई ना बात यहाँ तक? एक बार हाँ बोल दो आप, ताकि मैं स्टार्ट करूँ चीज को। यस। मेरे साथ साथ लिखना है आपको यस सर। कॉपी में। अब देखो पहला क्वेश्चन वो बनाएगा, पहला क्वेश्चन वो बनेगा, तो वो बनाएगा आपके लिए, एक सेकंड रुको, ये इंट्रोडक्शन था इसमें, ठीक है ना। ये देखो पहला क्वेश्चन ये बनेगा वो, कि एमएसपी की है ना, एमएसपी, एमएसपी क्या होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये 23 चुनिंदा वस्तुओं के लिए एमएसपी प्रदान की जाती है। एक पॉइंट ये लिखो, एमएसपी लिखो और उसके आगे लिख लो 23 वस्तुओं पर। लिख लिया? जो आपको नहीं समझ में है ना पॉइंट, टर्मिनोलॉजी से नहीं समझ में, वो आपको मैं कल की क्लास में समझा दूंगा। बाकी मैं जितने पॉइंट बताते जाऊँ वो जल्दी जल्दी लिखते जाओ। एमएसपी इज इक्वल टू 23 वस्तुएं। लिख लिया? अब यस देखो सर। यहाँ पर एक पॉइंट आया था, उपराष्ट्रीय सरकारें। मैं वैसे बता रहा हूँ, ये मेंस में क्वेश्चन पूछा था पवेड में, उपराष्ट्रीय सरकार क्या होती है। देखो वो क्वेश्चन यहाँ से आया था, किसी को मिला नहीं होगा, वो क्वेश्चन यहाँ था डायरेक्ट इको सर्वे में। ये नहीं लिखना है, बता रहा हूँ कि ये एक देखो मानव विकास सूचकांक का इन्होंने किया है सुधार किया, तो मानव विकास सूचकांक का अपने सिलेबस में लगता है। मानव विकास सूचकांक के बारे में ग्रुप में मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप आगे लिख लो मान एसडीए के बारे में ग्रुप पे है सब कुछ। ठीक, एसडीए सूचकांक। उसके बाद में अगर कोई ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे ना आपसे कि ऊर्जा और खाद्य कीमतों के आघात हल्के, मतलब मुद्रास्फीति में गिरावट हुई है, मतलब सॉरी इन्फ्लेशन में वृद्धि हुई है, इन्फ्लेशन का कोई कारण में रूस यूक्रेन का कोई जिक्र आ जाए ना कहीं पर संघर्ष का कोई ऑप्शन में, तो वो सही मान लेना कहीं स्टेटमेंट कुछ आ जाए तो आगे कहीं पर भी लिख लो कि रूस यूक्रेन के प्रभाव की वजह से प्रभाव पड़ा है, हाँ पड़ा है प्रभाव, ऐसा कुछ ऑप्शन है तो वो टिक करना है आपको। मुद्रास्फीति में लिंक करके पूछ सकता है इस चीज को। ठीक, ये पॉइंट लिख लो आप, नोट करें। उसके बाद में यहाँ पॉइंट बहुत कम मिलेंगे, मतलब है ना, इतना ज्यादा 3-4 पेज ही होंगे लास्ट, ज्यादा नहीं होगा पूरे 400 पेज में। हाँ, अब देखो एक हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन, जो सेम क्वेश्चन 23 में पूछा ना उन्होंने, वो वापस रिपीट कर सकता है। एक होती है हेडलाइन इन्फ्लेशन, एक होती है कोर इन्फ्लेशन। ठीक, अब देखो याद कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा अगला, आपको फंसेगा कैसे। कोर इन्फ्लेशन इज इक्वल टू होता है, या इसको ऐसे करो, हेड इन्फ्लेशन इज इक्वल टू होता है कोर के अंदर जब आप फूड और फ्यूल को इंक्लूड कर दोगे। कहने का मतलब है जब इन्फ्लेशन को काउंट करेंगे ना, तब उसमें जो खाद्यान्न और जो फ्यूल का मैटर है उनकी वजह से इन्फ्लेशन में फ्लक्चुएट होता है, वो हेडलाइन में काउंट होगा। इसका मतलब हेडलाइन से ज्यादा पता चलता है कि कितनी महंगाई है। समझ गए ना बात को? तो हेडलाइन इन्फ्लेशन इज इक्वल टू कोर इन्फ्लेशन प्लस फूड एंड फ्यूल, ये फॉर्मूला याद रखना जो मैंने संभावित क्वेश्चन में भी अपलोड कर दिया है। समझ में आ गया ना फॉर्मूला? ये हेडलाइन इन्फ्लेशन इज इक्वल टू कोर इन्फ्लेशन प्लस फूड एंड फ्यूल। कोर होती है, या इसको उल्टा भी पूछ सकता है, हेडलाइन में से माइनस कर देगा फूड एंड फ्यूल को। कहने का मतलब हेडलाइन आते ही माइंड में आना चाहिए फूड एंड फ्यूल, मतलब अपना दिमाग खराब करता है। हेड का मतलब भाई आपका वो दिमाग खराब करेगा, फूड एंड फ्यूल करता है ना, जैसे भाई खाद्यान्न और फ्यूल की वजह से दाम बढ़ गए एक तरह से। इसको ऐसे याद कर दो, यहाँ पर ये क्वेश्चन बना सकता है वो। ठीक, वापस अगेन रिपीट भी कर सकता है 23 वाले क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन नहीं है और क्वेश्चन बनाने का। ठीक है ना। एक देखो जो बैंकिंग वाला क्वेश्चन है ना, जहां बैंकिंग वर्ड लिखा है वहां पर आपसे क्वेश्चन बैंकिंग पर न जाकर के एनबीएफसी पर पूछेगा वो। अब एनबीएफसी के क्या फैक्ट पूछेगा, एनबीएफसी के आगे लिख लो जो मैं आपको बताऊंगा आगे। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस जो कंपनियां होती है उनसे संबंधित फैक्ट पूछ सकता है इस बार। तो उसके आगे एक तो ये लिखना है कि ये जितनी भी कंपनियां बनती हैं ये 2013 के एक्ट के तहत बनी है, कंपनी एक्ट है ना, उसके तहत ये कंपनियों का निर्माण होता है। एक तो ये फैक्ट लिख लो, और कुछ जगह छोड़ दो साइड में ऐसे।
यहाँ 3-4 फैक्ट और लिखूंगा, वो लिखने हैं आपको। ठीक, आगे चलो। उसके बाद अब देखो, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है ना भारत वाला, उसका आधार वर्ष 2012 है। तो आगे ऐसे लिखो, सीपीआई इज इक्वल टू उनका आधार वर्ष लिखो 2012। 2012 से 2024 में बदलने की कवायद शुरू की गई है, मतलब कुछ चेंजेस करने की बात चल रही है अंदर, है ना। सीपीआई के आधार वर्ष को, बेस ईयर को चेंज करने की बात चल रही है। तो यहाँ पर आप याद रखना कि सीपीआई का है ना आधार वर्ष 2012 है, इंडिया वाला यहाँ पर। ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रखना। ठीक है ना। अब देखो, सब्सिडी जहां पर लिखा हुआ है ना, सब्सिडी के अंदर आपको ऐसे लिखो, पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट सब्सिडी। सब्सिडी के आगे लिखो, ये पॉइंट लिखो, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी योजना और जनधन योजना आधार मोबाइल जेम ट्रिटी। ये तो आपको बताइए, जनधन आधार और मोबाइल ट्रिनिटी होती है। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि 2013 में जब इसकी शुरुआत हुई, उसकी शुरुआत के बाद डीबीटी के माध्यम से 36.9 लाख करोड़ रुपए स्थानांतरित किए गए अभी तक। तो ये 36.9 लाख करोड़ का ये आंकड़ा लिखो, ये 3 जगह लिखा हुआ है पूरी क्वेश्चन में। बाकी और कोई डीबीटी पे है ना कोई चर्चा है नहीं। डीबीटी पे एक तो वो स्कीम है 6,000 रुपए वाली जो ट्रांसफर करते हैं किसानों को, वो बार बार आएगी, या ये आंकड़ा आएगा। और दूसरा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब उनको करना, और इसमें जेम ट्रिटी का काफी बड़ा रोल है। ठीक, समझ गए। डीबीटी जो आपके डायरेक्ट लिखा हुआ है। एक जहां पर गरीबी लिखा हुआ है ना, गरीबी, गरीबी को निकालने, गरीबी पॉइंट लिखो, गरीबी, गरीबी के आगे लिख लो, एक होता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जो 117 जिलों में चल रहा है, 5 अपने चल रहा है, तो 5/117 ऐसे कर लो। उसके अलावा एक आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम भी चल रहा है, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम कार्यक्रम, ये 500 ब्लॉक में चल रहा है। उदयपुर की एक तहसील है कोटड़ा तहसील, उसकी तर्ज पर पूरे भारत में नीति आयोग ने चलाया है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा आपकी, ये किसका प्रोग्राम है, नीति आयोग का है। एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जो 2023 में शुरू किए जाने वाले हैं। तो 23 ब्रैकेट में ये एस्पिरेशन ब्लॉक कार्यक्रम। समझ में आ गया। कौन सा सर, दोबारा बताना। जो पॉइंट नहीं समझ में आए वो आपको, जो भी बंदा कोई अच्छी राइटिंग में रखेगा वो पीडीएफ अपलोड कर देंगे। देखो, एस्पिरेशनल जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है ना, वो 2018 में शुरू हुआ। वैसे ही सेम एक आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम भी शुरुआत हुई 2023 में। याद आपको इतना ही रखना है, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम 2023 एक पॉइंट। दूसरा, कौन जारी करता है इसको, मतलब जारी किया रहा है इस प्रोग्राम को, कौन रन कर रहा है, नीति आयोग। आगे समझ में। एक जना हाँ बोलते रहो बीच बीच में। यस उसके सर। आगे एक मैंने हनुमानगढ़ का वो लिखा था ना, संगरिया एक ब्लॉक था, वो भी लिख लो एक साइड में, नीति आयोग संगरिया, कुछ ऐसा है तो आप कर देना आंसर। नीति आयोग का ही है, जिन्होंने कोई जल का कोई था ना प्रोग्राम था, उसमें उसको शामिल किया है। ठीक, आगे चलते। अब देखो यहाँ पर ये ऐसा कुछ डेटा लिखा हुआ है, इतने करोड़ भवन बने, या जल जीवन मिशन के तहत ये हुआ, उज्ज्वला योजना। ये डेटा याद नहीं करना, स्कीम आपको पता ही होगी। आवास योजना पर देखो, कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, एक शहरी आवास पे पूछ सकता है कि डेट क्या है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। आवास योजना पता ही नाम, आयुष्मान भारत स्कीम, उज्ज्वला योजना ये गैस से संबंधित है, गैस सब्सिडी वाली, है ना, जिसमें अपने यहाँ 450 रुपए का सिलेंडर मिलता है। ठीक, जल जीवन मिशन है, 50-50 रेशियो सेंटर और स्टेट का। यहाँ कोई कुछ लिखने का उचित नहीं है, मतलब आपको याद है ये चीज। ये देखो, नीति आयोग की भारत में बहुआयामी गरीबी पर रिपोर्ट, मैंने आपको एक लिखाया था कि कंफर्म क्वेश्चन में लिखाया था, नीति आयोग का राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। लिखो इस पॉइंट को, नीति आयोग लिखो, शॉर्ट में लिख लो सारी चीज। नीति आयोग इज इक्वल टू लिखो बहुआयामी नेशनल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, एनएमपीआई। एक है ना यूएनडीपी का भी है, जो है वर्ल्ड लेवल का, वो मैंने कहा लिखाया था आपको, आप सर्च करोगे ना ग्रुप पे तो आ जाएगा। एक मैंने एक ही क्वेश्चन बनाया था, बहुत सारे स्टेटमेंट देखे, वो सारे स्टेटमेंट याद करने हैं बस। ठीक, गरीबी पर ये क्वेश्चन मतलब लग रहा है पूछेगा वो, है ना, तो ये आपको याद रखना है। कौन सा क्वेश्चन बताया सर आपने वापस? एक तो बताया नीति आयोग का, ये हो गया राष्ट्रीय बहुआयामी हाँ। गरीबी सूचकांक। एक दूसरा ऐसा ही मतलब इंडेक्स है, वो वर्ल्ड लेवल पर भी निकाला जाता है। तो आप सर्च करोगे ना बहुआयामी, जैसे ग्रुप में सर्च करोगे बहुआयामी, तो ये आ जाएगा, वो मतलब क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, ओके सर। हाँ ठीक है ना, क्रोनो में भी दिया हुआ है ये, देख लेना कहीं।
ये आपका पहला चैप्टर कंप्लीट, मतलब पहले चैप्टर में इतने फैक्ट इंपॉर्टेंट है जो मेरे को लगे अपने सिलेबस से लिंक हो रहे। दूसरे चैप्टर में आओ, दूसरे चैप्टर में भारत का शेयर बाजार पूंजीकरण जीडीपी अनुपात में वैश्विक स्तर पर 5वें स्थान पर रहा है। ये वैसे लिख सकते हो पर इतना इंपॉर्टेंट तो लग नहीं रहा, लेकिन फिर भी आप इसको लिख लो कि शेयर बाजार पूंजीकरण जीडीपी अनुपात में वैश्विक स्तर पर 5वें स्थान पर रहा है। शेयर बाजार के आगे लिख लो इसको, शेयर बाजार पॉइंट लगा करके। हर पॉइंट को जब लिखो ना तब ऐसे गोला बना करके उसके चारों तरफ लिखो ये पॉइंट, ताकि वो सारे कवर हो जाएगा। जब भी आप पढ़ो तो वो लिंक होगी, पढ़ सकते हो उसको। भारत का शेयर बाजार पूंजीकरण जीडीपी अनुपात में वैश्विक स्तर पर 5वें स्थान पर रहा है। ठीक, गिफ्ट सिटी ये अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरात, अंतरराष्ट्रीय वित्त टेक सिटी, ये पता होगी आपको वैसे ना, गुजरात में गांधीनगर में। लिखो तो लिख लो ये। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, देखो अभी क्या होता है, कई बार बैंक से क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, बैंक लगा के लिख लो कोष्टक में, मतलब कोष्टक में क्या ऐसे गोला बना करके कि एचडीएफसी बैंक के साथ में एक गैर बैंक एचडीएफसी, शायद कोई कंपनी है ये, उसका विलय हुआ है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा अभी हाल ही में, ये शायद अभी उसके बाद में कोई विलय नहीं हुआ है, कोई बड़े बैंक का विलय नहीं हुआ है इसके बाद। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एचडीएफसी बैंक का किसके साथ विलय हुआ है। तो ऑप्शन में ये एक ऑप्शन तो ये आ जाएगा गैर एचडीएफसी, तो आप इसको पहले काटोगे भाई एचडीएफसी का, एचडीएफसी में क्यों विलय होगा, है ना। लेकिन ये आंसर सही है, मतलब ये करना है आपको। ठीक, एचडीएफसी बैंक के साथ में एक गैर बैंक एचडीएफसी का विलय हुआ है जुलाई 2023 में। डेट मत याद करना ये भाई, ऐसा कुछ हुआ है, हाँ हुआ है। ठीक, ठीक है, ये देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है एचडीएफसी बैंक के साथ एचडीएफसी के विलय के बाद प्रभावी। इसको बार बार जिक्र आया तो मैं सोचा ये पूछ लेता है कई बार ऐसा कुछ। एक देखो एमएसएमई पर, अब अगला पॉइंट लिखो, जो उद्योग पॉइंट लिखा है ना आपके उद्योग के अंदर, वो ज्यादातर पोर्शन एमएसएमई पर जा सकता है। एमएसएमई लिख करके आगे लिखो, उसके दो पॉइंट लिखो। एक तो लिखो उद्यम पोर्टल, जो क्वेश्चन पूछ लिया 2020 से ये चल रहा है पोर्टल, है ना, जिस पर मतलब सारी कंपनियों की जितनी भी एमएसएमई कंपनियां हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम, उनको वहां पर रजिस्ट्रेशन उनका करवाना होता है। ठीक, उद्यम पोर्टल पर। दूसरा एक है क्रेडिट गारंटी योजना, क्वेश्चन इतना ही पूछेगा आपको कि क्रेडिट गारंटी योजना का संबंध कौन से उद्योग से है कि उनका पुनरुद्धार किया जाए, तो आंसर है एमएसएमई। ये क्वेश्चन पूछ लिया वैसे आरपीसी ने, ठीक है ना। कोई सेकंड ग्रेड के एग्जाम पूछा था सर कि क्रेडिट गारंटी योजना का संबंध किससे है, तो एमएसएमई। ठीक है, उसके बाद एक देखो जहां पर आपने बैंक लिखा है ना, बैंक, तो मैंने अभी एक पॉइंट जो लिखा दिया आपको कि एचडीएफसी का गैर बैंक एचडीएफसी के साथ में मिले हुआ, एक पॉइंट लिखा दिया ना। दूसरा क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि जो बेसल थर्ड मानदंड है, इनसे आपको कोई लेना देना नहीं, आपको केवल इतना ही याद रखना है, जो बेसल मानदंड है ना उनका संबंध किस चीज से है। ऑप्शन आ जाएगा शेयर बाजार से, बैंकिंग से, मतलब ये क्राइटेरिया है। बेसल को जगह का नाम है, उन्होंने वहां पर कोई मानदंड बनाए थे बैंकिंग सिस्टम के उसको करने के लिए। तो आपको केवल क्वेश्चन इतना ही पूछेगा कि जो बेसल मानदंड है इनको मतलब अपन भी कर रहा है, आरबीआई भी उसको मतलब फॉलो कर रही है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि ये किससे संबंधित है, ये बैंकिंग से संबंधित है, बेसल थर्ड। ठीक, कोई कुछ ऊपर नीचे होगा तो कल के में और डिस्कस कर लेंगे, कोई पॉइंट अगर कुछ होगा। क्वेश्चन वो वन लाइनर ही बनाता है, याद रखना। कोई ज्यादा अपन को वो नहीं है कि अपन चीजें ज्यादा ऊपर नीचे करें, ठीक है ना। उसके बाद में ये वैसे क्वेश्चन चांस इसलिए है क्योंकि वित्तीय समावेशन फाइनेंस इंक्लूजन है ना, जैसे उसके लिए एक स्कीम आई थी जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना। उसमें कितने अकाउंट खुले वो मैंने आपको डेटा अभी अपलोड किया था, संभावित वाले 52 करोड़ के आसपास डेटा था। ठीक, एक तो ये वो आपको रफली याद करना है। उसके बाद देखो एक यहाँ पर लिखा हुआ है विश्व बैंक के वैश्विक वित्तीय समावेशी डेटाबेस के अनुसार, ये तो मतलब एग्जामिनर उसमें लिख के देगा कि विश्व बैंक की इसके अनुसार भारत ने पिछले 10 वर्षों में अपनी वित्तीय समावेशन लक्ष्यों में उल्लेखनीय प्रगति की यहाँ की है। औपचारिक वित्तीय संस्थान में खाता रखने वाले वयस्कों की संख्या जो मतलब 15 से प्लस के हैं, उन्होंने 2011 में ये 35% से बढ़कर के 2021 में 77% हो गई है। हाँ ये बात सच है, और ये लगभग दोगुने के आसपास में बढ़ गया। तो 77 और ये 35 वाला आप लिख लो, कहां पर भी लिखोगे डेटा, वित्तीय समावेशन करके लिख लो।
कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार 35 से बढ़कर के ये लगभग 77% हो गया है 22 सेकेंड। लाइन देखो डिटो, वो ऐसी कैसी उठाएगा, आपको याद आ जाएगा पॉइंट कि हाँ ऐसा कुछ है, ये वहां से उठाइए। इसलिए मैं आपको ओरिजिनल दिखा रहा हूँ, नहीं ये मैं हाथ से भी लिख के भेज सकता था, ठीक है ना। 2011 में 35% से बढ़कर के 77 हो गया, तो ये डेटा आपको याद रखना है, 35-77। अब देखो, कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन है ना कि यूपीआई, फोन पे का, सॉरी फोन पे का, यूपीआई जैसे जितनी भी ये सिस्टम जो मतलब ट्रांजेक्शन का सिस्टम होता है ना, एटीएम संचालन का, उनके लिए कौन सी कंपनी काम कर रही है, तो आंसर है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका गठन 2008 में हुआ था। ये तो नहीं पूछेगा 8 में हुआ, ये पूछेगा ये कौन सी कंपनी, ऑप्शन दे देगा, जैसे कुछ भी 4 ऑप्शन दे देगा। तो जहां पर भी एनपीसीए आ जाए ना, इसका मतलब वो आंसर सही है, मतलब इनकी करता धरता है वो, ठीक है ना। ये कंपनी का निर्माण इसीलिए किया गया है कि यूपीआई का सिस्टम जो भी चल रहा है ना, मतलब अपन जो ट्रांजेक्शन करते हैं उनसे संबंधित एक बहुत बड़ी कंपनी है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक। ये आपको दिमाग में रखना है। स्थापना लिखो तो लिख लो 2008। ये बैंकिंग वाले में कुछ करके पूछ लेगा। एक देखो यहाँ पर लिखा हुआ आरबीआई ने प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल किया। देखो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग कर रहा है। आरबीआई ने प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल किया है, जो घरेलू एपीएस को जोड़कर तत्काल सीमा पर खुदरा ये करेगा। नेक्सस का उद्देश्य 4 एशियन देशों मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और भारत के एपीएस को जोड़ना है, जो इस मंच के संस्थापक सदस्य। तो ऐसा कुछ है ना कि हाँ ये बैंकिंग से संबंधित है, इतना ही पूछेगा। प्रोजेक्ट नेक्सस ऑप्शन दे देगा सुप्रीम कोर्ट, आरबीआई, सेबी, ऐसे। तो आंसर हो जाएगा आरबीआई। हाँ इसमें कुछ वर्ल्ड लेवल की कोई ऐसा उन्होंने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, ठीक। तो जहां बैंक लिखा है ना आपने, उसके आगे लिख लो आरबीआई प्रोजेक्ट नेक्सस, और कोष्टक में लिख लो भाई ये अंतरराष्ट्रीय कुछ पहल है बहुपक्षीय, ठीक। वैसे लिख सकते हो, ये वैश्विक स्तर पर भारतीय माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। कई बार ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है, तो इसको वहीं पर ही लिख लो बैंकिंग वाले के साइड में नीचे, कि माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है भारत। तो भारत को 2 नंबर पे कर दो, चीन को 1 पे कर दो, माइक्रो फाइनेंस, ठीक। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक देखो, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, REIT, या तो ये वर्ड लिखा हुआ है REIT लिख लो, और इनविट्स लिख लो। ये क्या चीज है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। इनविट और REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसको छोड़ दो आगे लिख करके, इसके बारे में आगे बता दूंगा आपको। ये चीज एक बार लिख लो, इनकी हेडिंग डाल लो, RIT और इनविट्स, ठीक है ना। ये कोई पैसा जुटाने का मामला है ना, निजी सिस्टम से। ये नहीं पूछे। एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज। अब देखो जहां पर स्टॉक एक्सचेंज लिखा है ना, स्टॉक एक्सचेंज का जो करता धरता है ना वो सेबी है। पहले तो स्टॉक एक्सचेंज जहां पर भी लिखा है ना आपने, नई हेडिंग डाल लो, अगर नहीं लिखा तो स्टॉक एक्सचेंज, वहां ये लिखो। इनकी करता धरता तो पहले सेबी है ही, जो आपको पता होना चाहिए, सेबी है ना। स्थापना कभी 1988 में हुई है शायद, और 2003, एक मिनट उसका डेटा देखना पड़ेगा मेरे को, स्थापना एग्जैक्ट 1988 में हुई थी स्थापना, तो 1992 में लो आया था, मतलब नियम आया था इनका। हाँ मतलब इसको संवैधिक बना दिया था। संवैधिक मतलब किसी लोग के तहत इसको ले आए थे 1992 और हाँ। 88, ये 2 डेट याद रखो सेबी के आगे। और कोई भी हर्षद क्वेश्चन ऐसे मेहता। पूछे ना, कोई भी क्वेश्चन ऐसे पूछे ना, स्टॉक एक्सचेंज का कोई क्वेश्चन आ जाए, स्टॉक का, शेयर मार्केट का, कुछ भी ऐसी को बात है ना, तो आंसर करना है सेबी। सेबी कर देना चाहिए तुरंत। उसके अलावा आप ये याद रखना, सेबी की जो अभी अध्यक्ष है ना, वो एक महिला है, शायद वो पहली महिला है, ठीक है ना। उसका नाम याद रखना, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, वो आप माधवी देख लेना। बूच। है? माधवी बूच। क्या बूच नाम है? करके है। माधवी बूच। माधवी बूच, है ना। तो माधवी बूच है, ये माधवी नाम याद रखो। एक तो माधव गाडगिल था जो मैंने आपको पहले बताया था, एक माधवी, वो देख लो, 2 हो गए माधवी, ठीक।
इसमें जैसे क्या है ना, स्टॉक एक्सचेंज की बात आई ना, कुछ भी कोई स्टॉक एक्सचेंज का आ जाए तो सेबी आंसर कर देना। मतलब वो आपसे जनरल इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है कि इसका कौन है करता है, बैंक का करता रहता आरबीआई है, जैसे सेम करता रहता स्टॉक का सेबी है, ठीक है ना। ये लिखा है कि सामाजिक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक धन जुटाने के साधन प्रदान करने के लिए वित्त पोषण अंतर को पाटने में सोशल स्टॉक एक्सचेंज की भूमिका पर चर्चा की गई है। तो कुछ प्रस्ताव रखा है। केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 2020 में सरकार ने सामाजिक कल्याण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करने वाले सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध करने के लिए सेबी के विनियामक दायरे में एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाने की दिशा में कदम उठाने का प्रस्ताव रखा है। तो इसमें दो चीज याद आप रख सकते हो, सोशल स्टॉक एक्सचेंज 2020 और सेबी करता धरता है। स्टॉक एक्सचेंज करता धरता कौन, सेबी 1988, 1992 और वो महिला वाला, 3 पॉइंट याद रखने, ठीक। आगे चलो। एक देखो, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो सबसे बड़ी स्कीम है, राज्य सरकारों की विस्तार योजना लागू हाल ही में पूरे भारत में 34 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने का मुकाम हासिल किया है। लगभग डेटा आप याद रखो भाई, 34 करोड़ के आसपास है, ठीक है ना। ये स्वास्थ्य वाले में लिख लो, हेल्थ एच लिख करके उसके आगे लिख लो कि प्रधानमंत्री पीएम जन आरोग्य योजना, और कोष्टक में लिख लो 34 करोड़, 3-4 पॉइंटों में मत याद करना कभी भी, मतलब मोटा मोटी 34 करोड़ के आसपास, बहुत दूर ऑप्शन देता है ऐसी चीजों में, पता होना चाहिए बाकी, ठीक है। एक देखो अटल पेंशन योजना है ना, ये देखो यहाँ पर भी इन्होंने लिखा है, देखो राष्ट्रीय पेंशन योजना और हाल ही में अटल पेंशन योजना की शुरुआत के बाद से भारत की पेंशन क्षेत्र का विस्तार हुआ है। मतलब ये 2015 में एक साथ 3 योजना स्टार्ट हुई थी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। तीनों में देखो इसको ज्यादा थोड़ा हाई मतलब इंटेंशन हो रहा है इस पर। तो अटल पेंशन योजना को मैंने बताया भी था, कंफर्म में जाएगा 18 से 40 साल तक के जो है ना, वो पहले पैसा जमा कराएंगे, उसके बाद उनको जैसे ही वो 60 साल के हो जाएंगे उनको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 5000 रुपए, जितना जमा कराएंगे उसके अनुपात में पैसा मिल जाएगा। तो अटल पेंशन योजना लिखो, अब एक पेज अलग डालो जिसमें ऐसे लिखो योजनाएं। अरे योजनाओं में ज्यादा चीजें नहीं पता होनी चाहिए, मतलब केवल इतना ही, एक तो ऑब्जेक्टिव कि क्या उद्देश्य है, और वो कोई बहुत ज्यादा फेमस योजना हो ना, उसका कुछ 2-3 फैक्ट कि जो मतलब एवरग्रीन टाइप के फैक्ट होते हैं। जैसे अटल पेंशन योजना का क्या है, एज ग्रुप क्या है, क्या मिलेगा। और इको सर्वे में जब आप देखोगे ना, राजस्थान का इको सर्वे, उसमें अटल पेंशन योजना पर ही ज्यादा फोकस कर रखा है, देखा होगा आपने, मैंने बताया भी था उस टाइम कि ये इंपोर्टेंट में जाएगी, ये करंट में आपने पढ़ ली होगी। तो ये दोनों पेंशन स्कीम, लॉजिक क्या है इसका पूछने का, सामाजिक न्याय लिखा है ना जो नीचे, जो कोई सिलेबस में लिखा है ना, सामाजिक न्याय अधिकारिता कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान, तो ये कमजोर वर्ग यही है, इस टाइप की चीजों में कमजोर वर्ग आएगा ये, वृद्ध लोगों के लिए, ठीक। अब देखो जहां पर आपने वो लिखा है ना, बैंक लिखा है, बैंक के आगे लिखो एक सेक्शन और लिखो ऊपर कि आरबीआई है ना वो द्विवार्षिक मतलब 2 साल से वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करती है, 2010 से जारी कर रही है, ये याद रखो तो ठीक है, नहीं छोड़ो इसको, कि 2 साल से ये वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी मतलब करता है, आरबीआई, ये पता होना चाहिए आपको। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2010 से द्विवार्षिक, ऑप्शन आएगा वार्षिक गलत, 6 माही ऐसे ऑप्शन आएंगे, 3 माह, 6 माह, 1 साल, 2 साल, तो 2 साल वाला आंसर हो जाएगा आरबीआई। समझ गए, आगे चलो। ये देखो बेसल वाला मैंने आपको बता दिया, ये बार बार आ रहा है, मतलब कहीं कई बार पूछ लेता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये देखो इसमें ये, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में बीमा और पेंशन फंड अस्थियों की हिस्सेदारी क्रमशः 19% और 5% है, जबकि अमेरिका वगैरह 52 और 122। तो ये आप मोटा मोटी जहां आपने बीमा लिखा है ना, बीमा का कोई पॉइंट एक डाल लो, वित्त वाले में लो, कहां पर भी डाल लो चाहे, बीमा वाले में लिखो कि 19 एंड पेंशन वाले में 5% है अपना जीडीपी में हिस्सेदारी, 19 और 5, 19 और 5, ठीक। ज्यादा डेटा तो नहीं लिखा रहा ना, 2 चैप्टर हो गए हैं ना, अभी हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। स्पीड और है ना, मुद्रास्फीति, नहीं नहीं, सही है आपकी स्पीड, इसी पे चलो। मुद्रास्फीति में देखो बार बार इनका एक ही टारगेट रहता है, मेंस में भी यही था, प्री में भी मेरे मतलब पहले से ये प्रिडिक्ट है कि एक कमेटी थी जो देखो 2 चीज होती है, एक तो होती है मौद्रिक नीति, एक होती है राजकोष नीति। राजकोष
मतलब ये दोनों कंपोनेंट है ना, ये महंगाई को कंट्रोल करने के लिए होते हैं, मौद्रिक और राजकोष। मोटा मोटी समझ लो एक बार। मौद्रिक जो कमेटी है ना, वो आरबीआई के पास इसकी चाबी है, इसकी चाबी सरकार के पास है, राजकोष वाले। अब ये दोनों चाबी आपस में कब लगाते हैं? जब मान लो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ये दोनों टूल यूज किए जाते हैं। ये टूल सरकार यूज करती है, ये टूल आरबीआई यूज करती है। इस टूल को, मौद्रिक वाले टूल को यूज करने के लिए कमेटी का गठन किया गया, जिसको बोलते हैं मौद्रिक समिति। ठीक। उस मौद्रिक समिति ने एक सीमा तय कर रखी है, भाई जो महंगाई होगी ना वो 4 होगा इधर, 4 के 2 आगे चले जाओ 6, और 2 पीछे चले जाओ 2, कि 2 और 6 के बीच में ही घुमाना है महंगाई को। ना इसे ज्यादा ले जाएगा, ज्यादा ले जाएगा तो फिर वो मीटिंग में बोलेंगे कि भाई आपने, कौन बोलेगा? सरकार बोलेगी भाई 6 से ज्यादा चलेगा तो क्या कर रहे हो आप। तो तुरंत फिर वो सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, जो आपको याद नहीं करनी है क्या अनुपात है, वो रेट क्या करेंगी, वो बोलेंगे भाई उसको कम करो, वापस इसके बीच में लाओ ना, इधर भी करना, इधर भी नुकसान होता है। जो विकसित कंट्रियां होती हैं उनमें महंगाई बहुत कम होती है, तो वो इधर लाने का प्रयास करते हैं, अपने वाले देश इधर वाले करने का प्रयास करते हैं। ये बीच में चलता है लफड़ा, समझ गए? तो ये 2 टूल है, जो दोनों टूल आपके लिखे हुए हैं सिलेबस में, राजकोष और मौद्रिक, दोनों का समझ में आ गया। राजकोष की कोई बात है तो आप सरकार की तरफ ध्यान देना, मौद्रिक की बात है तो आप आरबीआई के बारे में सोचना। ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनाएगा एग्जामिनर? क्वेश्चन ये बनाता है बार बार कि जो मुद्रास्फीति की जो दर है ना, वो लक्ष्य सीमा कितनी है, तो 2 से 6%। या तो उसको ऐसे पूछ लेगा, या 4 ± 2 लिख देगा। इसका डिसाइड कौन करता है? वो मौद्रिक कमेटी ने कर रखा है कि भाई इस रेंज में हम रखेंगे। तो ये लिख लो आप, मौद्रिक नीति लिखे आगे 2 से 6%। ठीक। ये मैंने आपको बता दिया हेडलाइन फॉर प्लेस, इसलिए वो क्वेश्चन पूछा था 23 में, लॉजिक ये है। ठीक। और ये भी पूछ लिया है शायद, कौन से में पूछा था, एक मिनट, ये पूछा था इन्होंने, शायद मेंस में पूछा था इस बार, राइट? किसी ने मेंस दिया हो, याद कराओ। हाँ सर मेंस में था सर, मेंस मुद्रास्फीति में था, ये लक्ष्यीकरण। पहले से प्रिडिक्ट था, मतलब लॉजिकली भाई एक ही क्वेश्चन बन रहा है वहां पर, कुछ क्वेश्चन बन ही नहीं है करंट। पिछला इको सर्वे पढ़े हो तो ये लाइन वहां पर लिखी हुई वापस बना दिया क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन था। ठीक है। उसके बाद देखो मेंस में तो आपके 13 के 13 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे डायरेक्ट, 13, दोनों इको सर्वे से, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आपको इन्होंने सही से पढ़ा है। ओरिजिनल पढ़ना पड़ेगा लेकिन। ये देखो ये लाइन कई बार वो उठा लेता है, वैसे है तो ऐसे ही। भारत में खाद्य तेल बाजार बहुत हद तक आयात पर निर्भर करता है, इसमें कुल खाद्य तेल आवश्यकता का 50% से अधिक आयात किया जाता है। ठीक, लगभग मतलब 50% अपन इम्पोर्ट ही करते हैं खाद्य तेल में, क्योंकि ये हर घर में यूज होता है। इसलिए कई बार क्या होता है, ये सर यूपीएससी ने भी एक बार क्वेश्चन पूछा था, इसी टाइप का स्टेटमेंट उठाया था, तो ये एक बार मेरे को याद आ गया। तो आप 50% ऐसे याद रखना कई बार स्टेटमेंट में कुछ मुद्रास्फीति को करने के लिए। ये देखो हेडलाइन इन्फ्लेशन का ये डेटा दे रखा है इन्होंने। हेडलाइन मतलब समझ गए ना, इसके अंदर फूड एंड फ्यूल शामिल है, फूड एंड फ्यूल की इन्फ्लेशन भी शामिल है। देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा है, 6.4 से ज्यादा जा रही है, 6 जाना तो उनका जो क्राइटेरिया है सीपीआई पर। कुछ ये याद नहीं रखना है, मैं ऐसे बता रहा हूँ आप। चैप्टर 4 में आओ। ये क्वेश्चन मतलब कंफर्म है, मतलब 99.99 भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, 100 कर रहा हूँ इसको भी, 100% है ये। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? क्वेश्चन ये पूछेगा, इसका इसका मतलब लॉजिक है क्वेश्चन पूछने का। वर्ल्ड बैंक कोई चीज पर पीछे पड़ जाता है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पीछे पड़ा था वो, तब भारत की रैंक बहुत सुधरी थी, शायद 63 थी, सॉरी 130 थी, वो 63 पर आ गई थी। यूपीएससी ने भी खूब क्वेश्चन पूछे, आरपीएससी ने भी पूछे, मेंस में भी पूछे, 10 नंबर का क्वेश्चन तक पूछ लिया था, उसके क्राइटेरिया तक पूछ लिए थे। अभी ये टारगेट यहाँ जाएगा। इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको? पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है वर्ल्ड लेवल का, कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये पूछेगा कितने देश, तो 139 देश। भारत की रैंक अभी कौन सी है? 38वीं। अच्छा क्वेश्चन क्या बनाएगा? अच्छा ऐसे बनाएगा कि 18 में कौन सी थी? 44वीं। अभी कितनी होगी? 38। कितने में सुधार हुआ? 6। मतलब ये लाइन डिटो उठाएगा। तो ये आप देख लो अपने हिसाब से जो भी हो। वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स एलपीआई, आगे लिख लो 139, और स्कोर है अपना 38वीं पोजीशन है, और इससे पहले थी 44वीं। 6 का सुधार हुआ है। कैसे भी घुमा फिरा के पूछ लेगा वो, डेड लाइन में है बात लिखी हुई, कंफर्म में है क्वेश्चन।
ये इंपॉर्टेंट है। रक्षा निर्यात पर जहां एक पॉइंट और लगा दो आप, निर्यात, निर्यात के आगे लिखो रक्षा। रक्षा में ये लिखो कि जो रक्षा निर्यात है, देखो ये लाइन उठाएगा डायरेक्ट, वो भारत का रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 17 में लगभग 76,000 करोड़ था। आगे डेटा में क्या करना, 76 के कर दो, आगे के करोड़, 76,000 करोड़ था, बढ़ करके वित्त वर्ष 23 में 1,00,000, है ना, 8,684 करोड़ हो गया है। तो ये थोड़ा आप याद रखना, बहुत बड़ा मतलब चेंज हुआ है इतने कम समय में, जिससे रक्षा निर्यात को बढ़ावा मिला। 2015 और 19 के बीच भारत ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक होने का गौरव प्राप्त किया है। ये लाइन उठा सकता है वो डायरेक्ट, ठीक, समझ में आ गया। 76 के कर लो और 108 के कर लो, रक्षा कर दो, याद आ जाएगा आपको। फिर ये ऊपर तो निर्यात कर रहा है और यहाँ पे आयात कर रहा है। कहां पर, वैसे तो रक्षा निर्यात है, लेकिन नीचे लिखा हुआ आयातक बना हुआ है दूसरे नंबर पे। नहीं दोनों फैक्ट याद करने, तो दोनों अच्छा, फैक्ट, दोनों। हाँ दोनों फैक्ट याद करने, कैसे भी घुमा फिरा के पूछ ले। कई बार क्या होता है ना, कुछ ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं तो ऐसा मोटा मोटी पता होता है ना, हाँ ये है तो वो सही है, एक बार देखा होता है ना, याद आ जाएगा। ये एक तरह से करंट ही पढ़ रहे हैं आगे आगे लिखा हुआ भी था ना, परिस्थिति बदल गई है। हाँ ठीक है। ठीक है। सिर्फ 25 हथियार निर्यात देशों हाँ, में एक स्थान पाया है निजी क्षेत्र के। ये तो लिखा हुआ है। मैं तो पूरा देखो नहीं पढ़ता हूँ, मुझे जहां तक मेरे को लगता है नहीं ये, क्योंकि मैं एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू आप सोचो चीज को, बाकी देखो यहाँ कुछ भी नहीं है, वो कोई क्वेश्चन उठाएगा तो सर ये ऐसी कंडीशन है कि जो ना मतलब जैसे जो अपन ने मिसाइल खरीदी हो हम्म, या बंदूक खरीदी हो तो उसकी कीमत ज्यादा होती है, पर बुलेट की कीमत कम होती है। तो अपन बुलेट तो निर्यात कर रहे हैं और बंदूक खरीद रहे हैं, तो हाँ, टोटल मिला के तो अपन आयातक है, सेकंड हम्म, लार्जेस्ट, और निर्यात करने में अपना 25वां स्थान है। 25वां तो स्थान इकोनॉमी के लिए अच्छा है। इकोनॉमी के लिए अच्छा है। उसके बाद देखो फुटवियर निर्यात वाला है ना, यहाँ पर वैसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, लेकिन एक साइड था, ये रहा। कई बार जैसे पिछली बार वो फार्मास्यूटिकल्स का औद्योगिक वो था ना, क्या था, एक क्वेश्चन पूछा था, देखो ये वाला, ये क्वेश्चन आया था, औषधि वाला, ये क्वेश्चन आया था ना, भारत वैक्सीन निर्माण वैश्विक उत्पादन में इतना % कर रहा है, इतनी पोजीशन है, भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। ये जैसे ये क्वेश्चन उठाया था कि भारत सबसे बड़ा निर्माता है, चौथा है, ये इस टाइप के क्वेश्चन ही है ये, समझ गए। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, भारतीय फुटवेयर और चमड़ा उद्योग एक महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा अर्जक है। चीन के बाद भारत फुटवेयर का दूसरा, तो फुट मतलब फुट में 2 वर्ड है तो दूसरे पोजीशन, ऐसे याद कर लो इसको कि दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक है, ठीक है ना। तो बाकी ये अगला स्टेटमेंट दे देगा आपको, ये क्वेश्चन में आ जाएगा कि फुटवेयर उत्पादन का 13% है और वैश्विक निर्यात का 2.2 है, ठीक है ना। और ये निर्यातक भी लिखा हुआ है, ये एक बार देख लेना। कई बार क्या होता है ना, ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं, भारत 9वां सबसे बड़ा वैश्विक फुटवेयर निर्यातक है, 9 और 2, 9 और 2 दोनों। और जो कोई पॉइंट रह जाएगा वो मेरे पास और भी एक PDF है, वहां से मैं देख लूंगा, कुछ पॉइंट रहेगा तो। एक ये पॉइंट है, फोकस 75 पहल के तहत अपनी हालिया पहल के हिस्से में सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लक्षित सहायता प्रदान के लिए भारत भर में 75 जिलों की पहचान के प्रमुख कार्यक्रमों में वाणिज्य सप्ताह, स्थानीय निर्यातकों को शिक्षित करने, उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से कार्यशाला की एक श्रृंखला ये रखी है। वैसे इतना है नहीं इंपॉर्टेंट, छोड़ो इसको, कोई कैसे टिक कर दिया होगा। फिर देखो ये कहीं मेरे को लगा इंपॉर्टेंट, इन सहयोगों के परिणाम स्वरूप ये इन चीज से संबंधित है, ई कॉमर्स से संबंधित है। अब ये देखो यहाँ पर सरकार अपनी DEH पहल के माध्यम से, DEH क्या है एक बार इसको देख लो, DEH ऊपर लिखा होगा, ये रहा, केंद्र के रूप, निर्यात केंद्र के रूप में जिले, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट है ना, एक्सपोर्ट सेंटर। इन सहयोगों के परिणाम स्वरूप 2024 की पहली तिमाही के दौरान फरीदाबाद, मुरादाबाद, लुधियाना, जोधपुर है नाम, एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बेंगलोर, अहमदाबाद, हैदराबाद, फलाना फलाना जिलों के निर्यात आउटरीच कार्यक्रमों में 10 आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रमुख ई कॉमर्स भागीदारों के साथ आयोजित इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यवसायों के लिए मूल्यवान सहायता ये किया गया। तो कुछ ऐसा आ जाए ना, ई कॉमर्स है ना, ई कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा दे रही है, हाँ दे रही है, जिसमें ये कुछ आ जाए कि कुछ हुआ है या कार्यक्रम तो जोधपुर में हुआ है, जोधपुर को उठा लेगा वो पॉइंट को, तो ये थोड़ा दिमाग में रख लेना, इसलिए मैंने ये डाल दिया, ठीक है ना। ठीक। जोधपुर ठीक, उठा सकता है वो।
हाँ, अब देखो सरकार इस योजना के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए अधिक कदम उठा रही। उदाहरण के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय ने ओडीओपी, एक जिला एक उत्पाद, और डीईएच ऊपर बताया मैंने, पहल के तहत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्जिम बैंक के साथ भागीदारी की है। एक्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के साथ में भागीदारी की है। तो ये एक्जिम बैंक और ये बैंक, ये जोधपुर वाला मामला, और 10 कार्यक्रम आयोजित किए गए। कुछ ऐसा है तो आपको आ जाएगा माइंड में, आप लिख लो, याद आ जाएगा, ई कॉमर्स से। उसके बाद देखो लगभग 10 वर्षों के अंतराल के बाद वर्ष 2021 से वर्ष 2024 तक 4 ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। ये एफटीए है मॉरिशस 1 2021 में, 2022 में यूएई, ऑस्ट्रेलिया 2022, और यूरोपीय निःशुल्क व्यापार संघ EFTA, ठीक, मार्च 2024 के साथ हस्ताक्षर समझौता है। तो ये चारों के नाम याद रखना, मॉरिशस 1, यूएई 2, ऑस्ट्रेलिया और निःशुल्क यूरोपीय निःशुल्क व्यापार संघ, ठीक। देखो ये आगे इनके बाद डिटेल है, डिटेल नहीं याद करनी, 4 के नाम याद रखने भाई, इनके साथ हुआ है। क्वेश्चन क्या आएगा, लगभग 10 वर्षों के अंतराल के बाद में ये करके बोलेगा इनमें से कौन सा है जिसके साथ अभी नहीं किया है पिछले 10 वर्षों में। तो आंसर हो जाएगा जो इन 4 के अलावा है। समझ गए? तो भारत मॉरिशस 1, यूएई 2, ऑस्ट्रेलिया 3 और EU वाला। समझ गए? हो जाएगा नहीं याद? ये मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे कोई ट्रिक बना लेना है, याद हो जाएगा। यूएई है एक तरह से, देखो M फिर UAE, यू मतलब यूएई खुद हो गया, ए मतलब सर ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ई मतलब यूपीपीसीएस वाले यूरोप। एग्जाम में है ना, ये जो एग्रीमेंट हुए इनके साथ में, तो है? इनका पर्टिकुलर नाम है, मतलब हाँ। CEPC कॉन्फ्रेंस इकोनॉमी पार्टनरशिप, तो इस पे पर्टिकुलर जो एग्रीमेंट हो उसका नाम से क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीएस में। जैसे आगे डिटेल आप देखोगे ना, तो हर एक के आगे नाम लिखा हुआ है, लेकिन किसी का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, किसी का डिटेल नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल इकोनॉमिक आ ट्रेड जाएगी है। ना तो फिर वो मान लो फिर डिटेल में अगर मतलब लोगों से यही याद नहीं होता, हम्म, देख इसके लिए भी वो ट्रिक बनानी पड़ रही है ना। तो मैं उम्मीद नहीं करता कि वो यहाँ तक जाएगा, नहीं जाएगा, अपना वाला नहीं जाएगा, उधर वाला जा सकता है, इधर नहीं जाएगा। वो यहाँ तक पढ़ के छोड़ देगा, तो इसमें बहुत जोर आता है पढ़ने में, चीजें अंदर पढ़ेगा, फिर वो क्वेश्चन बनाएगा, ऑप्शन बनाएगा, माथा पूरी हो जाएगी, फिर वो डिलीट के चक्कर में घूमेंगे, है ना। फिर देखो मैं एग्जामिनर का भी ध्यान रख रहा हूँ पूरा, कि वो भाई वो कितना पढ़ सकता है, कितना पढ़ रहे हैं, नहीं उस हिसाब से ही मैंने हाईलाइट किए। ऐसे तो बिल्कुल बहुत सारे बिल्कुल डेटा है मनोज, इसमें, ऐसे तो बहुत बिल्कुल सारे मनोज जी, डेटा है। आपसे हर पॉइंट में पहले उसकी नब्ज पकड़नी पड़ती है, भाई ये कहाँ जाएगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तो नब्ज पकड़ी रखी है वैसे आपने, तो वो कहाँ तक घुमा सकता है वो पेपर को। अब देखो ये देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा जो विदेशी मुद्रा भंडार है ना, उसमें 68 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ गया है, जो प्रमुख विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाले देशों में सबसे अधिक वृद्धि है। दिनांक 21 जून 2024 को ये 653 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, है ना। तो ये शायद अभी आंकड़ा 700 के पार चला गया है ना, ये 704, 704। तो ये एक तो 704 बिलियन 704 याद डॉलर है। रखना, हाँ, फोर्थ और देश है अपना। एक 68 याद रखना, कि अभी 68 बढ़ा है, मतलब पिछले वर्ष की तुलना में। ये क्या इन्होंने कई बार कोई कुछ लाइन ऐसे उठा लेता है डायरेक्ट, तो आप ये याद रखना, काफी वृद्धि हुई है। तो ये 653 और उसके बाद ही बढ़ गए। ये देखो 68 इन्होंने मैप में भी दिखा रखा है, बाकी कंट्रियों का भी दिखा रखा है, इंडिया वाला। उसके बाद में ये क्रेडिट लाइन गारंटी योजना MSME से संबंधित है, मैंने बता दी थी पहले आपको, है ना। केवल इतना लिखा हुआ है कि इसका संबंध किससे है, तो MSME से। एक ये देखना, निर्यात रणनीति में सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण स्तर बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण, उदाहरण के लिए भारत और जर्मनी के बीच में मेक इन इंडिया मेटेल स्टैंड, छोटे इससे और पहले मध्यम कौन सा आकार। था सर, वो कौन सी लिंक योजना थी? क्या चीज? इससे वो जस्ट वाली पहले पहले कौन बता सी दी थी? मैंने, अच्छा, क्रेडिट लिंक, ये क्रेडिट लाइन गारंटी योजना MSME से संबंधित है, इतना ही याद रखना है। ओके सर। इसको देखोगे कि एक बार ये चेक देख लो, एक बार भारत और जर्मनी के बीच मेक इन इंडिया मेटेल स्टैंड, छोटे और मध्यम आकार की जर्मन कंपनियों को भारत में निवेश और विनिर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करके नवाचार को बढ़ावा देने, आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित है। 15 में अपनी स्थापना के बाद में ये इन्होंने कुछ ऐसा पॉइंट है, तो आप समझ जाना कि ये
जर्मनी वाला कुछ है कॉन्सेप्ट, इतना ही बनाएगा वो, है ना? बाकी नहीं है। ये एमएसपी वाला मैंने आपको पहले बता दिया, 23 चयनित संख्या पूछेगा। ये देखो, आईएमएफ ने अपनी अप्रैल 2024 के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में मजबूत घरेलू मांग और बढ़ती कामकाजी आयु वाली आबादी के आधार पर 24-25 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 6.5 से बढ़ाकर 6.8 कर दिया है। तो आईएमएफ लिख के आगे से कर लो भाई, ये 6.8 की इनकी बात कर रहा है भाई, ऐसी ग्रोथ रेट रहेगी। तो 6.8% वाला ये फैक्ट याद रखना। आईएमएफ इनका अनुमान है कि भाई ये कितना रहने वाला है। जलवायु परिवर्तन, यहाँ पर देखो कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो देखो, जर्मनी है ना, वो अपने कानून में उन्होंने लिखा है कि 2038 तक वो कोयला संयंत्रों को बंद करने का अंतिम लक्ष्य लिखा है उन्होंने, कि भाई हम 2038 तक जितने भी कोयला संयंत्र चल रहे हैं जर्मनी में वो सारे बंद कर देंगे। ये इनका स्टेटमेंट है खुद का। कई बार कुछ ऐसा आ जाए, ये हार्ड स्टेटमेंट ऐसे नहीं दिया जाता है कि, लेकिन उन्होंने ये लिखा है बाकायदा इस चीज को। एक बॉस अभी वो भी है ना, कोई कंट्री है ना जिसने बंद ही कर दिया पूरे, अभी लेटेस्ट में कोई करंट में थी कोई। हाँ होगी, तो आप बताओ याद नाम, है ना? ये आप याद रख लेना, मतलब इन्होंने कुछ लिख रखा है ये चीज, है ना? अब देखो, एक इम्पोर्टेंट बात है जो मेरे को उसमें बतानी थी एनवायरमेंट वाली में, वो आप नोट करना। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को कम करने का लक्ष्य बढ़ा है। देखो, पहले टारगेट ये था कि 2005 से 30 तक 33 से 35% का था लक्ष्य। देखो ये लिखा हुआ भी है, पहले के लक्ष्य 33 से 35% से मतलब पहले ये टारगेट था। अब इस टारगेट को बढ़ा करके 45% कर दिया। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को कम करने का लक्ष्य अभी कितना है? पहले ये 33 से 35 था, जो अपने 2019 में ही कंप्लीट कर लिया। करना चाहिए था 2030 में, मतलब 11 साल पहले ही कर लिया इस टारगेट को अचीव। अभी भारत ने इसको टारगेट को बढ़ा करके 45% के लिए है। तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन 45%। समझ गए क्वेश्चन कैसे आएगा? ये लिखा हुआ है कि ये 2005 से है, 5 को मतलब जीरो माना है, बेस ईयर माना है। उसके बाद से इन्होंने काउंट की स्टार्ट की 2030 तक। 33 से 35% कम करना है, लेकिन ये अपने पहले ही कर लिया 11 साल पहले। इसको 45% तक करना है। तो ये फैक्ट याद रखना है। एक दूसरा है जो गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधन है ना, ये आपके ज्योग्राफी में पूछ सकता है। जहां ऊर्जा संसाधन लिखे हुए ना वहां पर लिंक करके पूछ ले। उसमें ऊर्जा संसाधनों से संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता का लक्ष्य 2030 तक बढ़ाकर 50% कर दिया है। पहले टारगेट 40% था, जो अपन ने अचीव कर लिया है, शायद 45 है या 44% है। इस टारगेट को 50 कर लेना, 50 और 50 ये दोनों याद रखना। समझ में आ गया नहीं? ये देखो, ये लिखा हुआ भी है। भारत ने देखो 31 मई 2024 तक स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 45.4% पहुंच गई है, जो पहुंचनी चाहिए थी 2030 तक 40, पहले ही पहुंचा दी, और वो भी 5 आगे अपने टारगेट बढ़ा के 50 करिए। समझ में आ गया? दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कन्फर्म में है। ये जलवायु परिवर्तन पर पूछता है क्वेश्चन, ठीक। और एक और फैक्ट है, भारत 2030 तक वृक्षों और वनों के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और 2005 से 2019 तक 1.97 बिलियन टन CO2 समतुल्य कार्बन सिंक पहले ही बनाया जा चुका है। तो ये 2030 तक का 2.5 से 3 एक फैक्ट। दूसरा फैक्ट ये टारगेट 50% और तीसरा फैक्ट है 45%। समझ में आ गया ना? ये जी स्क्रीनशॉट सर। कर लेता हूँ मैं। सर एक बार दोबारा बताना ये हाँ, ये मैं ग्रुप पे अपलोड 45-50 कर वाला। दूंगा। स्क्रीनशॉट है, ग्रुप पे डाल दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। फिर देखो, ये छोड़ो। एक देखो, रामसर साइट है, वो शायद 85 हो गई है अभी, 84 थी अभी 85। ऐसा कुछ ऑप्शन है तो आप देख लेना, वो टिक कर देना। देखो यहाँ पे 82 लिखी है, उस पर 3 और बढ़ गई, 85 हो गई है। इंपॉर्टेंट ये है, भारत सरकार ने संरक्षित रामसर स्थलों में प्रकृति पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बजट घोषणा 23 के हिस्से के रूप में अमृत धरोहर पहल की घोषणा की है। तो अमृत धरोहर इज इक्वल टू लिख दो रामसर से संबंधित है। ये रामसर जो साइट है ना, उन पर ये काम करेंगे, उनको मतलब टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू बनाने का प्रयास करेगी गवर्नमेंट, ठीक। अमृत धरोहर ऑब्जेक्टिव पूछता है सीधा, तो आप याद आ जाए आप, ठीक है ना? ये पॉइंट आपको पहले से याद होगा। 2070 तक नेट जीरो हासिल करने के गैर जीवाश्मों की महत्वपूर्ण
भाई नेट जीरो हासिल करना है 2070 तक टारगेट। ये मैंने आपको बता दिया, गैर जीवाश्म वाला इतना है टारगेट अपना 50%। अगला पॉइंट लिखो, ये पॉइंट आपको लिखना है कहां पर, जो ज्योग्राफी का है ना गैर परंपरागत ऊर्जा वाला है, वहां पर लिखो ये पॉइंट। देखो जो पीएम सूर्य घर योजना है, जो मतलब कन्फर्म आनी है 100% आनी है, उसमें 30 गीगावाट सौर क्षमता जुड़ने का मतलब 30 गीगावाट का फायदा हो जाएगा, 30 गीगावाट सिस्टम जुड़ जाएगा अगर ये योजना इंप्लीमेंट होगी तो। और 720 मिलियन टन CO2 समकक्ष कम होने की उम्मीद है। ये स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ सकता है, मतलब और टफ क्वेश्चन बनाए थे। और इसमें लगभग 75,000 करोड़ रुपए व्यय होंगे, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। पैसा आ गया 75,000 करोड़, 30 गीगावाट का ये टारगेट है, जिससे ये मतलब और फायदा होगा ये योजना इंप्लीमेंट होने से। और 720 मिलियन टन CO2 समकक्ष कम होने की उम्मीद है। अगला पॉइंट लिखो, जो राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति है वो 2023 में अधिसूचित हुई है। भारत की 7600 किलोमीटर लंबी तटरेखा को देखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय अपतटीय ऊर्जा नीति 2023, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको वहां पूछ सकता है, कहां पर, ज्योग्राफी में। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, भारत के हरित हाइड्रोजन मिशन ने 2030 तक 5 MMT हरित हाइड्रोजन का लक्ष्य रखा है, 5 MMT। ठीक है ना, ये मैं लो स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका, ये भी मैं अपलोड कर दूंगा अगर किसी ने नहीं लिखा। ठीक, याद होगी ना बात, 5 MMT वाली 2023 वाली अपतटीय नीति वाली, और वो 72,000 करोड़ का बजट हो गया, और 30 गीगावाट ऐसा कुछ तो। ठीक, उसके बाद में ये मैंने आपको बताई थी, भाई बार बार आ रहा है ये, भारत में 2005 के आधार पर 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता 45% की कमी लाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। जो टारगेट अपन को 33 से 35% 2030 में करना था, वो अपन ने 19 में कर लिया, इसको टारगेट को बढ़ाया 45% तक ले गया। इससे प्राप्त किए जाने कुल उत्सर्जन को लगभग 45-84 मिलियन टन CO2 समतुल्य तक सीमित किया जाना चाहिए। ठीक है, ये बता दिया आपको। कुछ ऐसा आ जाए ना AC@24, मतलब कहने का मतलब है कि हाल ही में एयर कंडीशनर को 24 डिग्री सेल्सियस तक सेट करने के अभियान जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सचेत उपभोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। भाई आप सही पूरा एकदम संतुलित यूज करो चीजों को, ऐसा कुछ है तो हाँ, ये एनवायरमेंट से संबंधित है, ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा किया जा रहा है। एक ये COP 28 हुई थी, अभी 29 हो गई। COP 29 के जो पॉइंट थे वो मैंने आपको क्लास में बताई थी। एक देखो, COP 28 के अवसर पर भारत और UAE द्वारा संयुक्त रूप से ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम की मेजबानी की गई। तो आप लिख लो, COP 28 इज इक्वल टू इंडिया प्लस UAE और ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम की मेजबानी की गई। स्क्रीनशॉट ले लिया, डाल दिया। ठीक है, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम ऐसा कुछ आता है तो क्या ऑप्शन दे देगा वो कि कौन सा है, तो सीधा क्वेश्चन निकल जाएगा। अगला टॉपिक है सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र में देखो, स्वास्थ्य शिक्षा की बात की गई। अब देखो, डायरेक्ट पॉइंट उन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है स्वास्थ्य शिक्षा, इसलिए अपन को ज्यादा ध्यान नहीं देना है कि भाई हर योजना पढ़ने लग जाओ। वो योजना जो इंपॉर्टेंट है सीधी सीधी ऊपर ऊपर से मेंस में है ये डायरेक्ट। एक तो देखो, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि DBT योजना और जनधन योजना आधार मोबाइल ट्रिनिटी राजकोष से दक्षता और रिसाव को कम करने के लिए 2013 में इसकी शुरुआत के बाद से DBT माध्यम से 38 लाख करोड़ रुपए से अधिक स्थानांतरित किए जा चुके हैं। तो ये पैसे याद रखना, जो ऊपर भी आया था। ये मैंने आपको बता ही दिया कि लक्षित कार्यक्रम 2023 में शुरू किया गया एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम, सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए जीवंत ग्राम कार्यक्रम हाल ही में विकसित भाषण कर गया था, ये याद रखना। अटल पेंशन योजना, देखो ये एक साथ आई थी। अब आप क्या करो, ऐसे लिखो, अटल पेंशन योजना 1 प्लस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इन तीनों को 2015 में लॉन्च किया गया था एक साथ, तीनों को। तीनों को 2015 में लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, अटल पेंशन योजना पे ज्यादा चांस है क्वेश्चन पूछने का, और इनका ईयर पूछे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, तीनों एक साथ आई थी 2015 में। देखो इन्होंने ब्रैकेट में लिखा भी है, कई बार पूछ लिया ऐसे तो डायरेक्ट।
अब जो योजनाओं के बारे में क्या क्या पॉइंट याद रखना है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा डेटा ना, उसकी चिंता नहीं करनी है जो पॉइंट छूट गए। देखो ये राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक मैंने बता दिया था आपको, नीति आयोग का है और इस पे क्वेश्चन आना है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ये है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, 5 लाख रुपए तक का बीमा है, पता है आपको इस चीज का ज्यादा। यहाँ पर अमृत, उपचार के लिए सस्ती दवाएं और विश्वसनीय प्रत्यारोपण, 300 से अधिक अमृत फार्मेसी से संचालित अमृत, कुछ आ जाए तो आप हल्का सा दिमाग में रखो। एक है आयुष्मान भव अभियान, इसको थोड़ा आप लिख लो एक बार, आयुष्मान भव अभियान इतना लिख करके आगे लिखो। इसका ऑब्जेक्टिव पूछेगा वो कि प्रत्येक गांव कस्बे में चयनित स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना और नागरिकों को सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में सूचित करना। ठीक है ना, क्या याद रखोगे, आयुष्मान भव अभियान, ये इसका ऑब्जेक्टिव। स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। उसके बाद में डिजिटल मिशन, ये संजीवनी है, मतलब टेलीमेडिसिन, दूर दराज में डॉक्टर, नाम से क्लियर है, नहीं पूछेगा। एक याद रखना मानसिक है ना, एक पॉइंट था 12/22, ये रहा। इसके अलावा आयुष्मान भारत PMJAY स्वास्थ्य बीमा के तहत 22 मानसिक विकार शामिल है इसमें। मानसिक विकार पे काफी इन्होंने मतलब स्टडी करके लिख रखा है इसमें पूरा। तो आप इतना याद रखना कि जो ये है ना आयुष्मान भारत वाला है ना, इसमें स्वास्थ्य बीमा के तहत 22 मानसिक विकार शामिल है। जैसे दिव्यांग वाले में 21 है ना कैटेगरी, 7 से बढ़ा के 21 कर दी थी, वैसे ही इसमें 22 मानसिक विकार शामिल है। कुछ ऐसा आ जाए तो हाँ ये बात सही है, और ये 22 है संख्या के बाद में। एक यहाँ पर वो स्कीम है जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, ये रहा स्टार्स, राज्यों के लिए शिक्षण अधिगम और परिणाम का सुदृढ़ीकरण। स्टार्स फुल फॉर्म क्या चीज है, ये 6 राज्यों में चल रही है ये, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, हिमाचल, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और महाराष्ट्र राजस्थान। ये 6 राज्य में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना, या तो ये आ जाएगा ऑब्जेक्टिव, क्या ये कौन से 6 राज्य हैं और स्टार्स योजना क्या है। ठीक, और अपने राजस्थान वाली को सर्वे में भी लिखा हुआ है, ये कौन हेल्प कर रहा है, वर्ल्ड बैंक। और यहाँ देखो दूसरा PM श्री, 14,500 आदर्श विद्यालय स्थापित करना, स्कूल चयन के लिए 3 चरण पूरे हो चुके हैं। ठीक, ये उनका लिखा हुआ है। इसकी डिटेल कहाँ है, राजस्थान इको सर्वे में है, वो लिखा हुआ है ऐसे, इसके जस्ट ऊपर वो स्टार्स लिखी हुई है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है ना, उसमें भारत की रैंक 2015 में 81 थी और 2023 में 40वें स्थान पर अपनी रैंक में लगातार सुधार किए है। कौन जारी करता है, विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो जारी करता है एक बार। दूसरी बात कि GII है, वो वैश्विक नवाचार सूचकांक में 15 में 81वें स्थान पर था और अभी कौन से पर है, 40 पे, लगभग मतलब आधे हो गए स्थान, मतलब अच्छी बात है, सुधार हुआ एक जैसे 81 और 40, ये दोनों बात याद रखना। सर अभी तो इसका 2024 का नया नहीं आ गया क्या, 39? नया आ गया वो कई बार, ये इसको भी दिमाग में रखना, अच्छा ठीक है। समझो बात आप, है ना, ठीक है ना। 81 और 40 कई बार क्या लाइन उठा लेता है सीधी, वो पूछता है ये 15 का क्यों पूछा है, फिर ऐसे करते हैं बाहर लड़ते हैं सेंटर पे आगे, 15 का क्यों पूछ लेते, पुराना कोई पूछता है, अरे वो पूछता नहीं, वो कई बार क्या होता है ना ऐसे उठा लेता है, ठीक है ना। इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है तो पूछ सकते हैं। हाँ, अब देखो ये मातृ वंदना लॉजिस्टिक योजना है ना, PM मातृ वंदना योजना, PM मातृ वंदना योजना में 5,000 रुपए दिए जाते हैं, ठीक है, ये बात सहमत है। दूसरे बच्चे के लिए अगर लड़की हो तो 6,000 रुपए, ये तो है। राजस्थान में क्या लफड़ा हो गया, ये 5,000 का तो कर दिया 6500 रुपये, वो जो दिव्यांग वाला है वो 6500 का कर दिया 10,000 रुपये, है ना। और ये जो ऊपर वाली राशि है ना, ये राज्य सरकार अपनी खुद के फंड से वहन कर रही है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, PM वंदना योजना। बाद में देखो ये एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर,
भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट, सॉरी मैनेजमेंट के मैथ का, ठीक। इस विपरीतता को दूर करने के लिए 76 योजना विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएं, किरण वाइस किरण स्टेम क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। कुछ ऐसा है तो आप समझ जाना कि ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ स्टेटमेंट ये आ सकता है डायरेक्ट। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये मैंने बता दिया आपको, इसके सारे स्टेटमेंट याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो गरीबी जो पॉइंट लिखा है ना आपके सिलेबस में, गरीबी, वहां पर 2 स्कीम इंपोर्टेंट है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, सॉरी दीनदयाल वाला है ना, उसमें NULM और NRLM। एक रूरल की है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, एक गांव के लिए एक शहरों के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे कि इसका क्या उद्देश्य है, जो आपके राजस्थान वाले को सर्वे में दिया हुआ है। तो ये ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखना कि गरीबी से संबंधित है, गरीबी को ओवरऑल मतलब कैसे आजीविका बढ़ाई जाए लोगों की, उससे संबंधित है। NULM, डे मतलब दीनदयाल अंत्योदय योजना, और आगे ये इसका शॉर्ट फॉर्म है NULM और NRLM। तो ये पूछ सकता है गरीबी में, ऑब्जेक्टिव पूछेगा इसका उद्देश्य, तो पूछा भी ये बहुत बार, वापस रिपीट कर सकता है, यहाँ ऑप्शन है, ये देखो यहाँ वापस आ गया। लखपति दीदी योजना पहल देखो, लखपति दीदी पहल का लक्ष्य 3 साल के भीतर 3 करोड़ SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय 1 लाख तक पहुंचाना है। ये विविध आजीविका गतिविधियां जिला स्तरीय योजना, घरेलू सहायता और सरकारी विभागों की अभिसरण और कर्मचारियों समुदायों के सदस्यों की क्षमता निर्माण पर केंद्रित है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखना, 3 साल के भीतर 3 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप को न्यूनतम वार्षिक आय 1 लाख तक पहुंचाना। स्वामित्व योजना है, ये वापस रिपीट करेगा, ये क्वेश्चन मेंस में आया था। रिपीट कहां से करेगा, जो आपका राजस्थान का इको सर्वे, वहां मैंने बताया था कि स्वामित्व योजना में कौन से 3 डिपार्टमेंट है, उन तीनों डिपार्टमेंटों के नाम। स्टार्ट कब हुई, 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस पर 2020 से स्टार्ट हुई थी। एक तो ये याद रखना है, और दूसरा कौन से 3 विभाग है, एक तो GSI है, एक पंचायती राज है और एक राजस्व विभाग है, इन तीनों की साथ में ये चल रही है। तो आपको वो पॉइंट वहां से देखना है, ये क्वेश्चन रिपीट करेगा, मेंस का क्वेश्चन रिपीट होगा योजना का कोई ना कोई, देखना 12 योजना जो भी आई थी उनमें से रिपीट करेगा। रोजगार वाले में ज्यादा कोई पॉइंट है नहीं, अभी बस 5 मिनट में खत्म करते हैं इसको, बाकी कल करेंगे। ई श्रम पोर्टल है, ये मैंने आपको बता दिया था कि 26 अप्रैल से शायद ये स्टार्ट हुआ था, 26 अप्रैल 2000 कौन सा था, 20 था 19 था, 20 था ना, देख लेना, राजस्थान इको सर्वे में आएगा क्वेश्चन, वहां से स्टेटमेंट बनाएगा ई श्रम पोर्टल पर, उसके बारे में सारी डिटेल वहां दे रखी है आधे पेज में। तो ई श्रम पोर्टल को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि श्रमिक वाले से वो बना सकता है क्वेश्चन। एक है PM स्वनिधि, स्ट्रीट वेंडर कोलेटरल फ्री कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा के लिए जून 2020 में शुरू की गई PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। तो ये 2020, और ये स्वनिधि, और 10,000 से लेकर 50,000 तक का इसमें पैसा दिया जाता है। आपको कुछ भी मतलब गिरवी नहीं रखना है बिना कोलेटरल, ठीक है। एक ये पॉइंट याद रखना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसका केवल ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। सरकार गैर कृषि क्षेत्र में नई इकाइयों की स्थापना में उद्यमियों की सहायता करने के लिए ये कार्यक्रम कर रही है, बस गैर कृषि क्षेत्र में, ये इंपॉर्टेंट है। या आजीविका वाला बता दिया मैंने। मुद्रा योजना में जो 3 कैटेगरी बताई थी ना मैंने, शिशु, किशोर और तरुण, तरुण वाली के अंदर 10 लाख से 20 लाख कर दिया है, उसको बढ़ा दिया है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। एक देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि चौथी औद्योगिक क्रांति की क्या चीज है, चौथी औद्योगिक क्रांति, तो ऑप्शन में आते ये ऑप्शन आएंगे, जैसे इसमें औद्योगिक सॉरी प्रौद्योगिकी, ये वहां से क्वेश्चन आ सकता है साइंस वाले में लिंक करके। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बड़े डेटा, नैनो प्रौद्योगिकी को नेटवर्क के माध्यम से समाजों के भीतर अंतर्निहित हो रही मशीन लर्निंग, AI, ब्लॉकचेन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, उन्नत एनालिटिक्स, ये सब कुछ ऑप्शन में दे देगा। हाँ मतलब ये औद्योगिक क्रांति है 4th वाली, ऐसे। तो ये कोई स्टेटमेंट में आ जाए तो समझ जाना ये क्वेश्चन ये इधर से आया है। एक है, ये मैंने पहले बता दिया था आपको, 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा पहल संभावित रूप से 500 गीगावाट गैर जीवाश्म बिजली उत्पादन की क्षमता करने के लिए है। 500 गीगावाट टारगेट है 2030 तक। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसकी डेट याद रखना, 2000 मतलब डेट क्या, ईयर याद रखना, 2015, ठीक है ना, याद रखना।
कितने पेज हो गए अभी तक? 2-3 पेज हुए हैं क्या? विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा योजना में एक तो डेट याद रखनी, 17 सितंबर, एग्जैक्ट डेट याद रखना इसकी, 17 सितंबर 2023 एक बात, 18 इसमें ट्रेड है 2 बात, ऑब्जेक्टिव क्या है ये बताइए आपको। और यहाँ ये और देख लेना कि 5-7 दिनों का बुनियादी कौशल प्रशिक्षण और उन्नत 15 दिनों का वैकल्पिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसमें मजदूरी के नुकसान की भरपाई के लिए 500 प्रति दिन का वजीफा और 1000 का यात्रा भत्ता दिया जाता है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना, डेट मैंने वहां पर लिख भी दी थी संभावित क्वेश्चन में, 17 सितंबर 2023, 18 ट्रेड, और ये 1 साल पूरा हो गया इसको 2024 सितंबर को। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका, इसको एक बार देख लेना। पीएम इस पे पूछ सकता है क्वेश्चन। कितने पेज हो गए अभी तक? सर 3 पेज। लिख तो रहे हो ना? यस सर। इतना 4-5 पेज का होगा मैटर, 2 पेज और लिखूंगा कल, हो जाएगा फिर। किसान सम्मान निधि है ना, इसमें 6,000 रुपए दिए जाते हैं, जो प्रत्यक्ष डीबीटी का एक एग्जाम्पल है। ई नाम में है ना, एक तो सबसे ज्यादा मंडी कौन सी स्टेट की है, शायद ये करंट में आया था क्वेश्चन में, तमिलनाडु की, एक तो ये याद रखना। और राजस्थान की कितनी है वो शायद देखना पड़ेगा मुझे डेटा, ये पूछ सकता है। ई नाम करके आप लिख लो, ये राष्ट्रीय कृषि बाजार की फुल फॉर्म है, और मंडियों को डिजिटली एक तरह से जोड़ने का है पहले। एक देखो, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, उद्देश्य तो पता है, ये नाम से क्लियर हो रहा है, मत्स्य पालन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। इसमें ईयर याद रखना 2020, कोष्टक में लिख लो 2020 संपदा योजना। अगला डेटा है जो खाद्यान्न उत्पादन है ना भारत का, वो 328 है मिलियन टन, तो 328 ये लिख लो कृषि वाले में, कृषि 328 मिलियन टन, जो कम हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में, थोड़ा सा कम है 328। ये देखो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर क्वेश्चन मेंस में आया था, स्टेटमेंट बना के फिर से आ सकता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखो ऐसा स्टेटमेंट लिखाएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है। बीमा प्रीमियम के मामले में तीसरी सबसे बड़ी योजना है। ये योजना किसानों को बुआई से पहले, हाँ सही बात है, कटाई के बाद भी, हाँ मतलब पहले और बाद में दोनों में सभी गैर रोकथाम योग्य प्राकृतिक जोखिमों के विरुद्ध फसलों के लिए व्यापक जोखिम कवर सुनिश्चित करने के लिए एक सरल और किफायती फसल बीमा उत्पाद प्रदान करती है। एक तो ये बात याद रखनी है, मतलब कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट में लिखा हुआ तो ये बात सही है। उसके अलावा आपको ये पूछ सकता है कि वो 1.5%, 2% और 5% वाली बात, रबी खरीफ और, पता है ना ये बात? हाँ पता होगा, ठीक है। 3 चीज, राष्ट्रीय कृषि जो है ना, ई नाम है, ई नाम के कोष्टक में लिख लो 2016, एक बार पूछ लेता है ये 16 ब्रैकेट में 2016। ये देखो एक स्कीम और है, इंपॉर्टेंट है ये, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को लागू करती है। ये योजना 60 वर्ष की आयु करने पर नामांकित किसान को 3,000 रुपए का मासिक पेंशन प्रदान करती है, जो आवेदक 18 से 40 साल की टाइम पर पैसा जमा कराएंगे। पैसा कितना जमा कराएंगे? 55 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति माह के बीच मामूली प्रीमियम पर आधारित है। जितना पैसा जमा कराएगा उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा मिल जाएगा 60 वर्ष के बाद में। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्या है ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, ये एज ग्रुप वाला, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो आगे। उसके बाद में इन पहलुओं के अलावा पोषक तत्वों के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई। यूरिया गोल्ड की शुरुआत, जो सल्फर की कमी को दूर करने के लिए सल्फर युक्त यूरिया है, मिट्टी में पोषक तत्व संतुलन को बेहतर बनाने का एक और उपाय है, तो यूरिया गोल्ड। ठीक, उसके बाद देखो सिक्किम पूरी तरह जैविक वाला था ही, उसके बाद 2 और हो गए, त्रिपुरा और उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में भी इस तरह के लक्ष्य निर्धारित किए गए। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा आप दिमाग में 3 स्टेट रख लेना, त्रिपुरा और उत्तराखंड। ठीक है, यूरिया गोल्ड। भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है और फलों सब्जियों चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ये कुछ कोई स्टेटमेंट हो तो देख लेना, फल सब्जी चीनी का दूसरा और इसका दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। खाद्य प्रसंस्करण से कोई लिंक हो, कोई पॉइंट, बाकी कल कर लेंगे अपन, है ना, थोड़ा सा और रह, ज्यादा नहीं है अभी। हाँ मनोज जी कल ही देख लेना अब तो, है ना, क्योंकि अब ज्यादा नहीं है, मतलब एक और सर्वे आपका कंप्लीट हो गया, इसमें शायद 2 चैप्टर और रहे हैं,
5-7 पॉइंट और होंगे। कितने चैप्टर? अब कल क्या होगा, कल देखो जो भी पॉइंट ये मैं बता देता हूँ आपको, देखो सिलेबस में एक बार देख लो, ये जो भी मैंने पॉइंट लिखाए हैं ना, एक तरह से आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो गया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा कवर हो गया है। और ये दोनों सूचकांक आप अपने लेवल पर कर लेना, और इन पॉइंटों में जितना भी मैटर करंट से लिंक था वो मैंने आपको बता दिया। फिर भी कुछ और रहेगी बातें, एक पेज और एक्स्ट्रा रहेगा, जैसे जो पाइपलाइन है, मुद्रा पाइपलाइन, ऐसा कुछ है ना जो स्कीम है, उनके बारे में मैं कल आपको लिखा दूंगा, भाई यही पॉइंट है, इसका मैंने पूरा लिखाई दिया आपको। ठीक, ई कॉमर्स का बता दिया, इतना ही है जो है इसमें। ठीक, मुद्रास्फीति का बता दिया। अब कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मतलब वैसे हैं कोर टाइप की, जहां पर आपको समझने की जरूरत है, जैसे राष्ट्रीय आय क्या है, कैसे निकलता है फॉर्मूला, राजकोषीय घटक जैसे 4 प्रकार के होते हैं, तो वो कैसे मतलब आपको इजीली समझ में आ जाए, तो वो मेरी टेक्निक से मैं समझा दूंगा। ये इतना ही बचा हुआ, मतलब 2 घंटे की आपकी इंडियन इको है। अब कोई डाउट है तो एक बार बता दो, फिर एंड कर को। समझ में आएगा ना आपको, बात समझ में आई कि नहीं आई? आई बॉस, बिल्कुल आई। इसमें डरने की जरूरत नहीं है। देखो ऐसे है ना, आप सोच रहे हो कि कोई जो एवरेज स्टूडेंट क्वेश्चन सही करेगा ना, उससे तो ज्यादा सही करोगे आप, या एवरेज के तो बराबर तो रह जाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब 1 घंटे में ही क्यों, ये पक्का बोल रहा हूँ मैं बात, ठीक है ना? क्योंकि जो 200 पेज की पीडीएफ पढ़ेगा, 100 पेज की पढ़ेगा ना, वो ये समझ नहीं पाएगा कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना, तो वो दोनों ही नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही बात, ये है ना? जी बॉस। ठीक है, फिर अपन कल मिलते हैं। जी कल आपका 1 घंटा और, उसके बाद आप फ्री हो, मतलब आपकी तरफ से आप। बॉस, ठीक है, थैंक यू बॉस। सर ठीक ये है, धन्यवाद। पीडीएफ आपको भेज दें? हाँ भेज दूंगा, जो बंदा मेरे को भेजेगा